हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीए की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए मैं आपका आज वेलकम करता हूं टू द क्लास 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो एक बार आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना होमवर्क किया होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट्स करके आना, एक बार उनको स्टडी करके आना। आपको मैंने एक क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया था, किया आप सबने। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। क्लास में होमवर्क आप साथ साथ करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बनेगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी। चलो, मेरा धर्म है आपको समझाना, आपका धर्म है मेरी बातों को मानना, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। क्लियर है। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं एक्सप्रेस नोट्स यहाँ पे मैंने खोल लिए हैं। आप भी चाहिए तो एक बार एक्सप्रेस नोट्स खोल लो। ये फर्स्ट पेज आप कवर कर लेना। ये हमने वही है जो कल रिवाइज किया, हमने पढ़ा है काफ़ी कुछ इसमें से। मैं आपको आज एक कॉस्ट ऑफ डेट के जो कल हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, एक बार वो क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कैसे आप एक्सप्रेस नोट्स को रीड कर सकते हो। चलो, डिबेंचर्स के केस में हम बोलते हैं कि केडी होता है, कल हमने देखा। तो अगर इररिडीमेबल डेट है, यानी कि कोई लाइफ नहीं है, कोई मेच्योरिटी नहीं है उसकी, कोई आपको रिडेम्पशन वैल्यू नहीं गिवन, तो आप क्या करोगे, थंब रूल लगाओगे, यानी कि इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट के ऊपर आप यहाँ पे अपनी टैक्स सेविंग्स लेके डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स ले सकते हो। कल हमने देखा कि यहाँ पे आप सीएमपी भी ले सकते हो, या फिर कुछ नहीं मिल रहा तो फेस वैल्यू भी ले सकते हो। मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपके पास यहाँ पे केडी आता था। अच्छा, और अगर ये रिडीमेबल है, लमसम है, यानी कि बुलेट आपकी रिडेम्पशन है, तो फिर अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल है, हमने देखा, तो फिर आपका यही वाला मेथड चलेगा जो हमने सेम पढ़ा। बट अगर आरवी इज नॉट इक्वल टू एनपी, और अगर कैपिटल पोर्शन टैक्सेबल नहीं है, ये आप एज्यूम करोगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तब हमने देखा कि इंटरेस्ट पे आप टैक्स सेविंग्स लोगे, वो तो करोगे ही, प्लस आप ये वाला पोर्शन आरवी माइनस एनपी करोगे, जो आपने एडिशनल पैसा दिया होगा, या फिर अगर पैसा कम भी दिया, वॉट एवर इज द डिफरेंस, उसको आप इक्वल लाइफ में डिवाइड करके नीचे आप इन दोनों का यहाँ पे नीचे सिंपल एवरेज ले लेते हो। ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है और क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला कि कैपिटल पोर्शन भी टैक्सेबल है, तो आप दोनों को सबमिट करके यहाँ पे एक ही बार टैक्स सेविंग्स ले सकते हो, वरना अलग अलग भी ले सकते हो, जैसे हमने कल समझा था। डिवाइडेड बाय नीचे दोनों का सिंपल एवरेज वैसे ही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये हमने कल के एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए। क्वेश्चंस हमने 1-2 किए थे कल, तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क में था, एक बार वो सॉल्व करते हैं, फिर आज के टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चलेंगे। चलो दोस्तों, आ जाओ इलस्ट्रेशन 3 के ऊपर। कल हमने यहाँ पे छोड़ा था, ये आपका होमवर्क था, तो आई होप सो आपने किया होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बार सॉल्व करवा देता हूँ। चलो, अ कंपनी इश्यूड 10,000, फिर से वही नंबर है, रेलिवेंट नहीं है। 10% इंटरेस्ट रेट है। डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू गिवन है। एट पार, यानी कि इश्यू प्राइस कितना है दोस्तों, 100 रुपये है। एट पार इश्यू हुआ, यानी जो उसकी फेस वैल्यू थी उतने पे ही इश्यू हुआ। ऑन 1/4/2018 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1/4/2028। तो दोस्तों इसकी लाइफ कितनी बनी टोटल, जो हमने स्टार्टिंग में इश्यू किया होगा जब, तब इसकी लाइफ आ रही है 10 ईयर्स। तो अगर यहाँ पे एक बार लाइन ड्रॉ कर दे हम, यहाँ पे लाइफ आपकी आई 10 ईयर्स। ठीक है। द कंपनी वॉन्ट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेट ऑन 1/4/2023। तो आज की डेट क्या है दोस्तों, 1/4/2023। तो आज के दिन हम इस डेट की कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं। ये डेट हमने कब इशू किया था, 2018 में। तो पहले इशू किया था, आज के दिन ये आपके लिए क्या बन गया, एग्जिस्टिंग डेट बन गया। ऑन 1/4/23 व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर्स इज ₹80। तो आज के दिन करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 80 चल रहा है। ठीक है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स एज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। तो क्वेश्चन यहाँ पे बार बार आपको हिंट दे जा रहा है कि एग्जिस्टिंग डिबेंचर है, एग्जिस्टिंग डिबेंचर है। क्या मतलब कि आप यहाँ पे जब लोगे सीएमपी से यहाँ पे कंपैरिजन आप करने वाले हो। क्लियर है। चलो, कहीं क्वेश्चन ने आपको यहाँ पे रिडेम्पशन वैल्यू दिया है कि रिडेम्पशन कितने पे होगा, नहीं दिया। क्वेश्चन आपका साइलेंट है, रिडेम्पशन की उसने कोई बात नहीं की।
इसका मतलब जो आपका रिडेम्पशन वैल्यू आप मान के चलोगे 100 रुपीज़ पे मान के चलोगे। चलो कॉपी पे एक बार सॉल्व करें, आ जाओ। इलस्ट्रेशन 3, ठीक है। नोट करते हैं डेटा क्या गिवन था। फॉर्मूला लिखते हैं पहले। कैपिटल पोर्शन कहीं टैक्सेबल था? क्वेश्चन ने बताया? नहीं बताया। इसका मतलब आप क्या मानोगे कि सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर ही आपको टैक्स शील्ड मिलती है। चलो फॉर्मूला लिखो सब बच्चे मेरे साथ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी वही फंडा अप्लाई होगा, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग डेट की बात कर रहे थे, जो डेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो यहां पे आप नेट प्रोसीड्स नहीं लोगे, यहां पे आप सीएमपी से कंपेयर करोगे, करंट मार्केट प्राइस को देखोगे। जैसे हमने पहले समझा था, एग्जिस्टिंग डेट के केस में आपके पास सीएमपी आता है। हमने यहां पे कॉन्सेप्ट लिखा था, ये देखो, एग्जिस्टिंग डेट के केस में सीएमपी लोगे, बट न्यू डेट के केस में आप यहां पे नेट प्रोसीड्स लोगे। तो यहां पे दोस्तों क्वेश्चन किसका है? एग्जिस्टिंग डेट का है। तो इसका मतलब यहां पे आप जब लोगे तो अपने पास सीएमपी लोगे। क्लियर है? चलो एक बार वैल्यूज डालना शुरू करो। इंटरेस्ट 10% किस पे कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू पे होगा। बिल्कुल ठीक है बात आपकी। टैक्स रेट गिवन है आपको 35%, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितनी गिवन है दोस्तों? कहीं नहीं गिवन, तो आप मान के चलोगे कि वो फेस वैल्यू पे रिडीम हुआ। करंट मार्केट प्राइस कितना है? आज के दिन 80 रुपीज़ रेट चल रहा है, तो इसको आप माइनस कर दोगे ऐसे। एन, अब यहां पे बच्चे काफ़ी गलती कर सकते हैं, देखना। एन का मतलब क्या है कि कितनी रिमेनिंग लाइफ बची है। ओरिजिनली तो जब आपने ये डिबेंचर इशू किया था तब तो वो 10 साल की लाइफ थी, ठीक है। बट आज के दिन जब हमने डिबेंचर की आप कॉस्ट निकालने जा रहे हो, तब रेट कौन सा लिया? आज का लिया, करंट मार्केट प्राइस लिया। तो जब आप एन लोगे, लाइफ लोगे, वो भी अपनी सिर्फ रिमेनिंग वाली लोगे, जो लाइफ आपकी बचती है। 10 साल नहीं लोगे। तो आज के दिन आपकी कितनी लाइफ बचती है? हम 23 में खड़े हैं, 28 में वो रिडीम होंगे। तो 23 से 24, 25, 26, 27 और 28, यानी कि 5 साल की आपकी लाइफ बचती है। तो ये चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी आपको एन लेना है तो वो रिमेनिंग वाला लेना है। चाहिए तो कहीं पे एक कॉन्सेप्ट नोट कर लो, एक बारी अपने कैप्सूल में कहीं पे नोट कर लो कि लाइफ आपको जब भी लेनी है रिमेनिंग वाली लेनी है। एन आपका रिमेनिंग लाइफ होगा। चलो नीचे आप सिंपल एवरेज ले लो, 100 + 80 डिवाइडेड बाय 2। अब तो बस आपके कैलकुलेटर की गेम है, कैलकुलेटर पे आप कर लो सॉल्व। ये आ गया 6.50 प्लस हो गया 4 डिवाइडेड बाय 90। चलो ये आ गया आपके पास 11.67% या 67%। देख लो सब दोस्तों, आपका आंसर मैच कर गया मेरे साथ। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको? एक बार यहां पे ट्रिक बता दूं कि n आपको रिमेनिंग वाला लेना है, और क्योंकि एग्जिस्टिंग वाला था हमने यहाँ पे CMP लिया। तो बस ये दो चीज़ों का ध्यान रखना, यहाँ पे भी आप CMP लोगे, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? चलो एक बार ये नोट कर लो कॉपी के ऊपर, फिर आज की क्लास में शुरू करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट्स पढ़ना शुरू करते हैं। चलो अब आ जाओ यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, YTM मेथड। तो दोस्तों हमने समझा कि जब आपको निकालना है अपना KD, उसके दो मेथड्स हो सकते हैं। एक तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसमें आप एक ही बार फॉर्मूला लगाओगे, जो हमने ऑलरेडी देखा। एक दूसरा मेथड है जिसको आप बोलते हो यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, YTM मेथड या प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इससे आप एक IRR निकालते हो, एक इंटरपोलेशन करके IRR करते हो। अच्छा छोड़ो इसको, मेथड में क्या है कैसे है वो आपको बाद में भी बता दूंगा। ये एक एग्जाम्पल पे आओ, इस एग्जाम्पल से ही मैं आपको ये सारा मेथड समझा दूंगा। चलो देखना,
अ कंपनी इशू 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each और ना टू बी मेच्योर्ड ऑन इतना. द कंपनी वॉन्ट्स टू नो द करंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट इफ द मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज 80 एज्यूमिंग 35% टैक्स रेट. तो कहीं ना कहीं सिमिलर डेटा गिवन है जो हमने लास्ट इलस्ट्रेशन 3 में देखा था. एग्जाम्पल 7 भी तकरीबन वैसा ही है कि जिसमें आपके पास 10% डिबेंचर है, 100 इच फेस वैल्यू, 5 साल इसकी रिमेनिंग लाइफ, ठीक है, मार्केट प्राइस 80 है, 35% टैक्स रेट है. क्लियर है? चलो एक बार आप कॉपीज पे आओ, लिखना शुरू करो. मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाता हूँ क्या चीज़ है. एग्जाम्पल 7, ठीक है. तो यहाँ से हमने अपनी क्लास 2 शुरू करी है. चलो टाइमलाइन बनाता हूँ. पहले आपको टाइमलाइन पे दिखाता हूँ कि क्या डेटा है, कैसे क्या कुछ हो रहा है, फिर हम उसका मेथड आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है. पाँच साल गिवन है 2023 से 2028 तक, तो वो मैंने यहाँ पे 5 साल आपके बना दिए हैं. ठीक है, अब एक बार यहाँ पे कैश फ्लोज लिखने शुरू करते हैं कि क्या कैश फ्लोज हैं हर साल में. अच्छा, आज के दिन क्या डेटा गिवन है आपको? करंट मार्केट प्राइस गिवन है आज का 80 रुपीज़. अच्छा, तो हम वही मान के चलते हैं कि आपको अगर एग्जिस्टिंग डेट है तो उस केस में आप करंट मार्केट प्राइस मान रहे हो. तो यही चीज़ है कि जब आप एग्जिस्टिंग डेट ले रहे हो, मान के चलो कि आज के दिन अगर आप डेट इशू करते एग्जिस्टिंग डेट, तो किस रेट पे इशू होता? करंट मार्केट प्राइस पे इशू होता, जो रेट मार्केट में चल रहा है. तो एग्जिस्टिंग डेट के केस में मान के चलो 80 रुपीज़ कंपनी को आज रिसीव हुए. अच्छा, अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? हर साल इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट उस पर टैक्स सेविंग्स भी तो होगी. कंपनी को जो इंटरेस्ट चुभेगा, जो उसको लगेगा, वो कम लगेगा. क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स शील्ड हुआ. अच्छा, इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? 10 रुपये देना पड़ रहा है. ठीक है, टैक्स रेट कितना है? 35%. तो अगर 10 का 65% कर दूं, नेट नेट कंपनी को कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 6.50. ये हमने ऑलरेडी समझा. तो अगर मैं यहाँ पे कैश फ्लोज लिखूँ, सिर्फ सीधा 6.50 लिख दूँ. अब आप इतने तो समझदार हो कि आपको समझ आ चुका है कि यहाँ पे 6.50 हम क्यों लिख रहे हैं. वैसे तो आप 10 रुपये दे रहे हो इंटरेस्ट, बट 3.5 रुपये आपके टैक्स के भी तो बच रहे हैं, टैक्स शील्ड भी हो रहा है. तो मैंने दोनों को नेट करके लिख दिया कि आप 6.5 रुपये दे रहे हो. ठीक है, इसके अलावा आपको 5वें साल मैच्योरिटी वैल्यू देनी पड़ेगी. कहीं क्वेश्चन पे लिखा है मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? नहीं लिखा, तो आप मान लोगे कि 100 रुपये में ही यहाँ पे आप रिडीम कर रहे हो. क्लियर है? चलो, अगर तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता, हमने ऑलरेडी देखा कि आप इन दोनों का फ़र्क वो एडजस्ट कर लेते, तो ऐसा सेम सम हमने ये वाला किया. ये आंसर है अप्रॉक्सीमेशन मेथड का. ठीक है, बट अब जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है आपकी IRR मेथड, YTM मेथड. उसमें क्या करेंगे देखना. आज के दिन वैल्यू कितनी है? 80 रुपीज़ है. अग्री विद मी? अच्छा, फ्यूचर में आपको कितने कैश फ्लोज मिलने वाले हैं? ये वाले मिलने वाले हैं, इस टाइम पे मिलने वाले हैं. ठीक है, तो अब हम दोस्तों रिवर्स कैलकुलेशन करके एक ऐसा रेट निकालेंगे जिस रेट पे इन सब की प्रेजेंट वैल्यू अगर आप आज के दिन पे लेके आओ, इन सब को खींच के आज के दिन लेके आओ, वैल्यू कितनी आए? 80 आए, ताकि ये दोनों इक्वेट हो जाएं और आपका जो रेट निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं IRR रेट जनरली, या फिर इसको आप हमारी टर्म्स में अब KD बोलोगे, कॉस्ट ऑफ डेट. कि वो रेट जिस रेट पे आज का मार्केट प्राइस इक्वल हो जाए जो आपको फ्यूचर में कैश फ्लोज देने पड़ेंगे. क्लियर है? चलो एक बार आप मुझे ग्रॉस कैश फ्लोज बताओ जरा. ग्रॉस कैश फ्लोज कितने हैं? 6.5 5 सालों के लिए और 100, यानी कि 132.50. ये तो ग्रॉस कैश फ्लोज हैं. ठीक है, बट आपको उनकी प्रेजेंट वैल्यू करनी है एट वन रेट जिस पे 80 रुपीज़ से वो इक्वल हो जाए. अच्छा, तो दोस्तों वो कौन सा रेट होगा? अभी हमें तो नहीं पता, हम भगवान तो नहीं है कि किस रेट पे इसको प्रेजेंट वैल्यू करें, इन सब का टोटल मिला के 80 आ जाए. हमें नहीं पता अभी. तो हम यहाँ पे लगाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड.
हम पहले एक रेट पे निकालेंगे वैल्यू, देखते हैं क्या वैल्यू आती है, फिर दूसरे रेट पे निकालेंगे, फिर उनको करेंगे इंटरपोलेट। चलो एक एक करके करते हैं। पहले एक एग्जांपल लो, मान के चलो 10% रेट है, ठीक है। 10% के ऊपर प्रेजेंट वैल्यूज आप कर सकते हो इन सब की। 10% के हिसाब से क्या प्रेजेंट वैल्यू आती है, चलो निकालते हैं एक बारी। टेबल बनाए वैसा ही, यहां पे लिख लो ईयर 0, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा ईयर 1 to 5, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कैश फ्लोज सेम है तो मैंने एक ही बार उनका एन्युटी फैक्टर ले लिया और 5वें साल के लिए 100 रुपये का अलग ले लेंगे। देखना कैश फ्लो यहाँ पे 80 नेगेटिव, सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 6.50 और यहाँ पे आ जाएगा 100। अच्छा, अब दोस्तों एक चीज़ देखना, एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, जब भी ICAI हमने कैश फ्लोज लिखे, ये हमने कंपनी के एंगल से लिखे कि कंपनी 80 रुपीज़ रिसीव करती है, पॉजिटिव हो गया। कंपनी को हर साल इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और ये प्रिंसिपल रीपेमेंट ये नेगेटिव हो गया, तो कंपनी के एंगल से कैश फ्लोज लिखे, ठीक है। जो हम कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे हैं वो भी कंपनी के एंगल से निकाल रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों आपकी बात सही है, बट जब यहाँ पे वो IRR करते हैं ना, जब वो YTM कैलकुलेशन करते हैं, तब वो कैश फ्लोज इन्वेस्टर एंगल से ले लेते हैं। आई नो इट्स अ बिट डिफिकल्ट ट्रीटमेंट, थोड़ी सी डिफरेंट ट्रीटमेंट है, बट जैसे ICAI करता है हमें वैसे ही करना पड़ेगा। तो वो क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टर आज की रेट में मान के चलो 80 रुपीज़ दे रहे हैं, उसको नेगेटिव कर दिया, तो ये जो आपके नेगेटिव कैश फ्लोज थे उसको पॉजिटिव कर दिया कि इन्वेस्टर को मान के चलो 6.5 रुपीज़ इंटरेस्ट रिसीव होगा, इन्वेस्टर को मान के चलो 100 रुपीज़ यहाँ पे प्रिंसिपल रीपेमेंट रिसीव होगा। तो कैश फ्लोज आप हो सकता है कि यहाँ पे ICAI ऐसे ही करता है, तो मुझे भी आपको मजबूरी में ऐसा करवाना पड़ रहा है। समझ आया ICAI क्या करता है, कैश फ्लोज उल्टे कर देता है। यहाँ पे 80 पॉजिटिव, एक्चुअल में उसको नेगेटिव लिख देता है, फिर ये वाले नेगेटिव कैश फ्लोज यहाँ पे पॉजिटिव करके, ऐसे करके ICAI आपके सम सॉल्व करता है। तो आप भी ऐसे ही करोगे, ठीक है। कैश फ्लोज हमने लिखे, चलो अब 10% के हिसाब से आप मुझे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर दे सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो ये तो आज की बात है, 1 फैक्टर रहेगा, बिल्कुल ठीक है। और 1 to 5 का आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मुझे दे सकते हो, क्योंकि आपका कैश फ्लो सेम है। तो जब सेम कैश फ्लो है, एन्युटी लग जाएगा, तो आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यूज कर सकते हो। हमने कल की क्लास में पढ़ा था ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चलो कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू, एक बार ही हो गया, इसको डाल दिया m+ मेमोरी में, इक्वल टू करके m+ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हमने ये प्रोसेस किया इक्वल टू m+ वाला। MRC करो दोस्तों, तो आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ये आपके पास आया 3.791। चेक कर लो सबका निकल गया ये, ठीक है। फिर आप 5वें साल का यहाँ पे लिखोगे फैक्टर, क्योंकि ये कैश फ्लो सिर्फ 5वें साल का है, अब इसकी बात कर रहे हैं। तो 5वें साल का इस साल का एन्युटी फैक्टर क्या है वो निकालना है। कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो 5 बार इक्वल टू प्रेस करने पे आपको पता चला कि जो 5वें साल का फैक्टर है वो है 0.621, ठीक है। एक बार प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो सब कैश फ्लोज की, कितनी आई, ये 80 नेगेटिव आ गया, ठीक है। 3.791 इंटू 6.5, ये आ गया 24.64। अच्छा, और ऐसे ही 0.621 इंटू 100 करके आ गया 62.10। चलो इसको टोटल करो, कितना आया, ये आया आपके पास पॉजिटिव 6.74। अच्छा, तो यानी हम जो चाहते थे कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू इन दोनों की अगर आप नेट ऑफ करके 0 आनी चाहिए, बट ये 0 तो नहीं आई, आपकी पॉजिटिव में आई है। अच्छा, तो इसका मतलब 10% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ और है, बट वो कुछ और क्या है फिर से हमें नहीं पता। कैसे गैस करोगे, हम यहाँ पे फिर से एक और रेट से वैल्यू निकालेंगे।
एग्जाम्पल मान के चलो 15% से, 15% से करो वैल्यूज क्या आती हैं। अच्छा, तो यहां पे एक बार आपको बताऊं कि दूसरा रेट कैसे आप चूज करोगे, बताता हूं। पहले एक बार आप 15% से वैल्यूज निकालो कि कैसे आई। यहां पे 1 आ गया दोस्तों, आप निकाल दोगे प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर। चलो सब कैलकुलेट करो मेरे साथ साथ, इसका समेशन करो, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन में एरर तो नहीं है कोई। बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन अपनी सही है। अच्छा, तो सर यहां तो फिर पंगा पड़ गया, फिर हम जीरो पे नहीं पहुंचे। हम चाहते थे कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू और इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपस में नेट ऑफ कर दो तो जीरो आना चाहिए, बेसिकली दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो इक्वल ही नहीं हो रहा, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट सही रेट नहीं पता किस रेट पे दोनों जीरो आएंगे, तो हम लगाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। पहले आप एक रेट से निकालोगे वैल्यू, जिस रेट पे वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। फिर आप एक और रेट पे वैल्यू करोगे कैलकुलेट, उस पे आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ पे जो अपनी एनपीवी आ रही है वो आपकी एनपीवी नेगेटिव होनी चाहिए ऑन द सेकेंड रेट। ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए। एक बार देख लो, यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि पहले तो सेकेंड रेट ये वाला हमने कैसे चूज किया, हमें कैसे पता लगेगा कि यहां पे नेगेटिव वैल्यू कैसे आएंगी। देखना, 10% पे हमने जब किया पॉजिटिव आ रही थी, मतलब इन्वेस्टर एंगल से देखा जाए तो पैसे उसको रिसीव ज़्यादा हो रहे थे और वो दे कम रहा था, तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव आया। अच्छा, तो ये वाला फैक्टर तो 1 ही है, मतलब ये तो सेम रहेगा। ठीक है, नेगेटिव लाने के लिए अगर इन दोनों की वैल्यू मैं किसी तरीके से कम कर दूं, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ वाली ये कम हो जाए, तो फिर आपके पास हो सकता है नेगेटिव रिजल्ट आए। अग्री विद मी कि आपके कैश इनफ्लोज मैंने कम कर दिए तो इन्वेस्टर के लिए कैश, नेट कैश नेगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को कम करने के लिए मुझे अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मैंने 10 से जब 15 किया तो ये वाले फैक्टर्स जब बढ़ गए तो उससे क्या हुआ कि आपकी ये वाली जो प्रेजेंट वैल्यू आई, ठीक है, इसको बढ़ाने से ये वाले फैक्टर्स चेंज हुए, कम हो गए, जिससे आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम आई। तो जिससे प्रेजेंट वैल्यू कम आई, ओवरऑल आपका यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया। एक बार देखो, आपको समझ आएगा कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे मैथ्स आपका प्ले होता है। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको करना है, पहले एक रेट पे निकालोगे, फिर दूसरा रेट ऐसा चूज करोगे जिसपे वो नेगेटिव आए। चलो, अच्छा, अब आपको पता है कि हमें ऐसी जगह पे जाना है जहां पे ना एनपीवी 0 हो। हम जाना चाहते हैं एनपीवी 0 पे ताकि दोनों का प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू इसका और इसका। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू दोनों को जब हमने नेट किया आपके पास 0 वैल्यू आए, यही तो हम चाहते हैं। अच्छा, एनपीवी हम चाहते हैं 0, बट जब हमने 10% पे कैलकुलेट किया ना, तब मेरे पास एनपीवी आ रहा है +6.74, और जब मैंने 15% पे किया तब मेरे पास एनपीवी आ रहा है -8.51। अच्छा, तो दोस्तों एनपीवी 0 इन दोनों के बीच में तो कहीं ना कहीं लैंड करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के बीच में तो कहीं ना कहीं ये एनपीवी 0 बैठा होगा। इसका मतलब हमारा जो रेट है जिसको हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा वाईटीएम रेट केडी, वो भी 10 और 15 के कहीं ना कहीं बीच में ही होगा। अग्री विद मी? चलो, अब हमें बस वो बीच वाला रेट फाइंड करना है। हमें इतना तो पता चल गया कि 10 और 15 के बीच में ही कहीं है, बट क्या रेट है वो हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखना, आपको पता है 10 और 15 के बीच है, मतलब कम से कम 10% तो है ही है।
एक बार इतना नोट कर लिया, फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूं, चेक करो, पहले एक बार इतना नोट कर लो। किया नोट? चलो, अब आपको पता है कि 10% रेट तो है ही, 10 से 15 के बीच में है कम से कम, मतलब 10 तो है ही, प्लस ये तो होगा ही होगा। अच्छा, अब दोस्तों आप कैसे कर सकते हो, एनपीवी ऑफ लोअर रेट यानी कि 6.74 डिवाइडेड बाय एनपीवी ऑफ लोअर रेट, लोअर रेट मतलब 10%, ये आपका लोअर रेट है, ठीक है, ये आपका हायर रेट है 15%। क्लियर है? तो 10% आपका लोअर रेट, 15% आपका हायर रेट, ऊपर वाला रेट जिस पे आपने प्रेजेंट वैल्यूज निकाली। तो लोअर रेट पे आपका एनपीवी पॉजिटिव है, हायर रेट पे आपका एनपीवी नेगेटिव है। क्लियर है? तो 6.74 पे तो हम खड़े ही हैं, ठीक है। अब हमने जब ये 10% पे चलना शुरू किया तो हम इससे इतना ट्रैवल कर गए। अच्छा, तो मैंने आपसे पूछा कितना ट्रैवल कर गए, आपने बोला कि 6.74 माइनस, यहाँ पे आप माइनस कर दोगे 8.51, बेसिकली दोनों यहाँ पे माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि टोटल आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। हमें कितना ट्रैवल करना था, हमें तो सिर्फ इतना ही ट्रैवल करना था ना, ताकि आप जीरो पे पहुंच पाओ, बट आपको तो पता ही नहीं था कि जीरो कहाँ है, आपने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो हमने यहाँ पे वही लिखा कि कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर गए। अच्छा, तो जब आप इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर गए तो आप कितना रेट ट्रैवल करके गए, आप 15% पे चले गए 10% से, तो यानी आपने यहाँ पे 5% का ट्रैवल कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आप लिख दोगे 5% कि कितने परसेंटेज टर्म्स में आप ट्रैवल करके गए। अच्छा, इसको समझाने के 2-3 तरीके हैं, आपको मैं दोनों तरीकों से समझाऊंगा। देखना, एक तो ये चीज़ कि हम यहाँ पे खड़े थे, हमें यहाँ पे जाना था, ठीक है, बट हमें ये नहीं पता कि हमने कहाँ रुकना था, तो हम ज़्यादा ट्रैवल कर जाते हैं, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे खड़े, वो हमने ये लिखा, फिर हम यहाँ खड़े थे, वो हमने ये लिख दिया, ठीक है। फिर हमने नीचे लिखा कि कितना हम इधर से इधर ट्रैवल करके गए, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। फिर रेट में कितना ट्रैवल कर लिया, 15 माइनस 10% करके 5% से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। एक चीज़ तो ये है इसको कैलकुलेट करने की। चलो एक बार पहले कैलकुलेट करो, फिर आपको दूसरा मेथड भी समझाऊंगा। देखना, 10% प्लस 6.74 डिवाइडेड बाय, प्लस हो जाएगा ये 8.51, 15.25 मल्टीप्लाइड बाय 5%। चलो एक बार कैलकुलेट करो कितना आ रहा है ये आंसर। यह आया 12.21%। क्लियर है दोस्तों, आपका भी यही आंसर आया, ठीक है। अब मैं आपको ये कर लो एक बार कैलकुलेट, चाहिए तो एक बार क्लास पॉज कर लो, बट एक बार समझो हमने क्या किया। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। इंटरपोलेशन है, काफ़ी ज़रूरी है, हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में ये चीज़ को करेंगे, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लो। दोबारा से बताता हूँ एक बार शुरू से क्या किया हमने। हमें क्या एक ऐसा रेट फाइंड करना था कि ये कैश फ्लो और इन कैश फ्लोज की जब आप नेट करोगे प्रेजेंट वैल्यू जीरो आए, बेसिकली ये दोनों चीज़ें जब इक्वल होगी तो दोनों को जब माइनस करोगे जीरो हो जाए। अच्छा, अब हमें वो रेट फाइंड करना है जो हमें रेट नहीं पता, तो उस रेट को फाइंड करने के लिए पहले हमने एक बार 10% पे वैल्यूएशंस की कि 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू क्या आई, ये आई आपकी पॉजिटिव। अच्छा, अब आपको एक ऐसा रेट चाहिए जिस पे ये नेगेटिव आए, तो हमने एक दूसरे रेट पे वैल्यूज फाइंड की जिससे हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बढ़ा दिया, 15% कर दिया, तो इस 15% पे आपके पास ये नेगेटिव वैल्यूज आई। तो दूसरा रेट हमने यहाँ पे 15% लिया जिस पे आपका नेगेटिव आया। इसका मतलब हम फिर
एक ऐसा आप टेबल बना सकते हो, चाहिए तो एग्जाम में आपकी गलती नहीं होगी। यहाँ पे आप लिखोगे लोअर रेट, जिस रेट पे आपने लोअर रेट पे वैल्यूएशन की 10%, उसका एनपीवी, फिर आपका हायर रेट 15%, उसका एनपीवी। ठीक है, फिर आप ऐसे करके यहाँ तो फॉर्मूला बना सकते हो कि 10% पे खड़े हैं, फिर ये यहाँ पे खड़े हैं, फिर इन दोनों का माइनस करके नीचे लिख दिया, फिर इन दोनों का माइनस करके ऊपर लिख दिया। एक तरीका तो ये है जो कि समझना भी आसान है। दूसरा तरीका है कि रट्टा मार लो कि ये है आपका लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। चलो एक बार आपको फॉर्मूला नोट करवा देता हूँ। ये सम आपने समझ लिया सारा क्या है कैसे है। तो देखना अब यहाँ पे आपके पास 12.21% आया और यहाँ पे 11.67% आ रहा था। तो दोनों की वैल्यूज फिगर सब सेम है, सिर्फ मेथड का फर्क है। ये एक शॉर्टकट मेथड है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ का ही रिजल्ट होना चाहिए, बट जो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा वो इस मेथड से आएगा। और जितना आप ये दोनों को क्लोज लाते रहोगे, यानी अगर मैं यहाँ पे 12% लेता और 13% लेता तो इन दोनों के बीच की वैल्यू ये और ज़्यादा एक्यूरेट आता। तो ऐसे ऐसे करके जितना आपका ये रेट का डिफरेंस कम होता रहेगा उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी, जितना ये रेट का फ़र्क बढ़ता रहेगा उतनी आपकी एक्यूरेसी कम होती रहेगी। एग्ज़ाम में क्या करना है अब, अगर इन दोनों का फ़र्क 5% है एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 5% से ज़्यादा का फ़र्क आप नहीं लोगे। लोअर रेट और हायर रेट का फ़र्क 5% होगा। बाकी अभी थोड़ा सब्र करो, आप पहली बार अगर कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा हैवी लग रहा है, बट जैसे जैसे हम सम सॉल्व करेंगे आपका इस पे कंफर्ट आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो एक बार आपने नोट कर लिया ना सारा, कुछ मिस नहीं करना। ठीक है, तो ये तो आप पढ़ लेना, हमने ये ऑलरेडी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। अब आपको बताता हूँ आईआरआर मेथड क्या है। आप ऐसे ही करोगे, यहाँ पे अपना एक ग्राफ बनाओ कॉपीज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लोअर रेट, यहाँ पे हायर रेट, यहाँ पे एनपीवी आ जाएगी लोअर रेट वाली जो पॉजिटिव होती है, ये आपकी एनपीवी आ जाएगी हायर रेट वाली जो नेगेटिव होती है। क्लियर है? अब हमें जाना है यहाँ पे, तो फॉर्मूला आपका बनता है दोस्तों लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। यही हमने किया। अच्छा, ये तो बुकिश फॉर्मूला है, एक बार आप नोट कर लो। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है जो मुझे अगर आपको करना है तो आसान कर देता हूँ आपके लिए। हमने ऐसे चार्ट बनाया, अब इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। ठीक है, कैसे कर सकते हो? 1 पे खड़े हैं, 2 पे खड़े हैं, फिर 2 - 3 किया मल्टीप्लाइड बाय 4 - 1 किया। कैसे किया दोबारा बताता हूँ। 1 पे खड़े हैं, ठीक है, प्लस 2 पे खड़े हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन दोनों का फर्क 2 - 3 किया मल्टीप्लाइड बाय फिर इन दोनों का फर्क 4 - 1। तो ऐसे करके आपका एक सर्कल घूम जाता है फर्कों का, यानी कि नीचे 2 - 3 कर दो, ऊपर 4 - 1 कर दो। तो ऐसे करके आपका ये वाला फॉर्मूला भी तैयार हो जाता है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद करने में दिक्कत परेशानी है तो आप ऐसे करके एक बार इजी सा फॉर्मूला अपने लिए बना सकते हो, कभी भी गलती नहीं होगी। चलो एक बार आप इसको लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे नोट्स लिखो, मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास स्पेस है, नोट्स लिखो। The difference between lower rate and higher rate, the difference between lower rate and higher rate should not be more than 5%, should not be more than 5%। ठीक है, एक और नोट लिखो।
द एनपीवी एट लोअर रेट, NPV at lower rate should be positive, while the NPV at higher rate should be negative. क्लियर है? चलो डिफरेंट सम सॉल्व करेंगे, देखना आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन एक बार रीड थ्रू करवा दूं, एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है। The cost of redeemable debt is also calculated by discounting the relevant cash flows using IRR। तो ये वही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, IRR रिटर्न है, जो हम चैप्टर नंबर 7 में भी यूज करेंगे। तो जब आप NPV 0 फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, एक ऐसा रेट जिस पे NPV 0 है, तो उसको हम बोलते हैं IRR। ठीक है, here YTM is the annual return of an investment फ्रॉम द करंट डेट टिल मेच्योरिटी डेट। तो आप आज से देखते हो कि आज से मेच्योरिटी तक की क्या YTM रहेगी। जो टाइम बीत गया सो भूल जाओ, उसको नहीं लोगे। आज की दिन से मेच्योरिटी तक क्या YTM रहेगा। सो YTM इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एट विच करंट प्राइस ऑफ अ डेट इक्वल्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज। ठीक है दोस्तों, अब आपकी एक और चीज यहां पे क्लियर कर दूं। हमने ऑलरेडी समझा कि यहाँ पे जो यील्ड होता है इन्वेस्टर एंगल से होता है, तो इसीलिए भी ICAI यहाँ पे जो कैश फ्लोज लेती है वो इन्वेस्टर एंगल से लेती है। बट एक चीज़ का और ख्याल रखना कि जब आपको इंटरेस्ट वाला कैश फ्लो लेना है, तब आपको उसके ऊपर टैक्स सेविंग्स भी लेनी है। तो वो चाहे टैक्स सेविंग कंपनी को हो रही है, बट यहाँ पे हम ओवरऑल KD निकाल रहे हैं, तो इंटरेस्ट के ऊपर आप टैक्स सेविंग्स भी लोगे। ठीक है, YTM और प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज अ सुपीरियर मेथड, क्योंकि इसमें आपकी जो है कैलकुलेशन जो ज़्यादा एक्यूरेट आती हैं रादर देन अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो सर एग्जाम में क्या करके आना है? एग्जाम में अप्रॉक्सीमेशन करके आना है कि YTM करके आना है? बिल्कुल ठीक सवाल आपका दोस्तों। अगर क्वेश्चन ने क्लियरली बताया कि अप्रॉक्सीमेशन से करना है या फिर YTM मेथड से करना है, जनरली क्वेश्चन बता देता है, तो फिर आप उसी मेथड से करके आओगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है दोस्तों, तो फिर आप चाहिए तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड से कर सकते हो, आपके आंसर्स वहां पे सही माने जाएंगे। क्लियर है? चलो, ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है। अप्रॉक्सीमेशन एक शॉर्टकट मेथड था, एक फॉर्मूला लगाओ फटाफट से आपके पास रिजल्ट्स आ जाता था। इसमें पहले लोअर रेट पे वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर हायर रेट पे करो, इट टेक्स सम टाइम। ठीक है, चलो हमने अब कंप्लीट की बुलेट रीपेमेंट, जिसमें आप एक ही बार में सारा रीपेमेंट कर रहे थे। बट अगर रीपेमेंट साल भर साल हो रहा है, हर साल के कैश फ्लोज आपके अलग हैं, तो दोस्तों कैसे होगा कैलकुलेट, उसको एक बार समझते हैं। इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाओ। एमोर्टाइजिंग बॉन्ड्स देखना, RBML इज प्रपोजिंग टू सेल अ 5-year बॉन्ड। अच्छा, तो 5 ईयर क्या है दोस्तों? लाइफ, बिल्कुल। ऑफ ₹5,000, 5,000 क्या है? फेस वैल्यू। एट 8%, 8% आपका आ गया इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, समझा। द बॉन्ड अमाउंट विल बी एमोटाइज्ड इक्वली ओवर इट्स लाइफ। इसका मतलब क्या दोस्तों कि हर साल आप इक्वली पैसा वापस भी करते रहोगे। इंटरेस्ट तो दोगे ही, प्रिंसिपल रीपेमेंट भी आप इक्वली करते रहोगे। कैलकुलेट द बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन इन्वेस्टर इफ ही एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 6%। तो अब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है इन्वेस्टर के एंगल से। तो जो जो इसको पैसे मिल रहे हैं उसकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू कर ही जाओ, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। रेट आपको क्वेश्चन नहीं दे दिया कि 6% के हिसाब से आप प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करोगे। तो ये क्वेश्चन आइडियली KD का नहीं है, ये क्वेश्चन है प्रेजेंट वैल्यू करने का। इन्वेस्टर एंगल से आप कैसे प्रेजेंट वैल्यूज करोगे। क्लियर है? चलो एक बार अपनी कॉपी पे इसको सॉल्व करो। TVM के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। चलो अपनी अपनी कॉपीज खोल लो, एक बारी नोट करते हैं। इलस्ट्रेशन 4 आ जाओ।
अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको कैश फ्लोज पता होने चाहिए कि क्या आपके कैश फ्लोज हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो आप निकाल लोगे। अच्छा, तो अगर यहाँ पे टाइमलाइन दूं, टाइमलाइन बनाना दोस्तों आसान काम है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव होती है। तो एटलीस्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ट्राई करो कि आप टाइमलाइन बना के आओ, ताकि आपको चीज़ें खुद समझे कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो आपको हर साल यहाँ पे बीइंग एन इन्वेस्टर इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल मिलेगा, और आपकी कुछ एक प्रिंसिपल रीपेमेंट भी होगी हर साल, क्योंकि ये एमोर्टाइजिंग बॉन्ड है, हर साल इक्वली रीपेमेंट हो रही है, हर साल हो रही है। अच्छा, अब हर साल कितनी हो रही है प्रिंसिपल रीपेमेंट, ये आप मुझे बता सकते हो? बता सकते हैं सर, बिल्कुल दोस्तों, चलो बताओ। 5000 का अपना बॉन्ड था, 5 साल की लाइफ है, तो हर साल कितनी रीपेमेंट होगी? 5000 डिवाइडेड बाय 5000 रुपीज, तो हर साल आपको यहाँ पे 1000 रुपये मिलेंगे प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए। ऐसे करके आपको 5000 मिल गए। क्लियर है? अब मुद्दा है सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो कि आपका इंटरेस्ट का कैश फ्लो कितना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे टोटल कैश फ्लो ए प्लस बी करके, फिर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकलेगा दोस्तों? यहाँ पे आपको थोड़ी सी बस सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल हर साल चेंज हो रहा है। तो अगर प्रिंसिपल चेंज होगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी तो चेंज होगी। अच्छा, अब पहले साल यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दूँ, ओपनिंग प्रिंसिपल। पहले साल तो आपका 5000 ड्यू था, तो जो आपको पहले साल का इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने पे मिलेगा दोस्तों? 5000 रुपये पे मिलेगा। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 8%, यानी कि पहले साल आपको 5000 पे 8%, मतलब यहाँ पे 400 रुपये मिले। क्लियर है? 400 रुपये आपको यहाँ मिल गए। अच्छा, ठीक है, और आपको 1000 रुपये यहाँ पे प्रिंसिपल का रीपेमेंट भी हो गया। तो जो ओपनिंग है अब प्रिंसिपल वो रह गया 4000। 5000 ओपनिंग में था, 1000 आपकी रीपेमेंट हो गई, तो क्लोजिंग में कितना बचा? पहले साल की 4000, या फिर दूसरे साल की ओपनिंग में कितना बचा? 4000। क्लियर है? दूसरे साल का दोस्तों इंटरेस्ट कितना पे होगा? 4000 ओपनिंग था, उसके ऊपर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट 320। क्लियर है? ऐसे ही करके हर साल का आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ओपनिंग बचा 3000, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सब रीपे हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे 3000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, यहाँ पे 2000 पे, यहाँ पे 1000 पे। क्लियर है दोस्तों? इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा हर साल? जितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग उसके ऊपर 8%। चलो, टोटल कैश फ्लोज निकाल सकते हो। अब टोटली तो करना है, हर साल आपको अब इतने इतने पैसे टोटल मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों? आपको इन सब कैश फ्लोज की आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। यही तो क्वेश्चन ने मांगा था कि जो पैसा मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, क्या आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू चल रही है। ठीक है, उसको निकालने के लिए हमें रेट चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए। रेट क्या चल रहा है दोस्तों? 6%। तो इस पे आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल सकते हो 6% के। चलो सब कैलकुलेट करो। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, पाँच साल के हमने ऐसे करके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिख दिए 6% के हिसाब से। चेक कर लो आपके सही हैं, अपने अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। कैसे किया हमने? 1 डिवाइडेड बाई 1.06 इक्वल टू पहले साल का, इक्वल टू दूसरे साल का, इक्वल टू तीसरे साल का। तो ऐसे करके आपके पास फैक्टर्स आ गए। अब क्या करना है? बस इन सब का टोटल कर लो।
तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू, ये C और ये D, C मल्टीप्लाइड बाय D कर लोगे, आपके पास आ जाएगी आज के दिन में जो भी फ्यूचर में आपको कैश फ्लोज मिल रहे हैं, आज के दिन में इन सबको टोटल करके क्या वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर लेंगे। चलो पहले इंडिविजुअली निकालो सबका। कैसे करोगे दोस्तों? 1400 मल्टीप्लाइड बाय 0.943 m प्लस, इसको मेमोरी में प्लस करते रहो ताकि आप एक ही बार सबका टोटल कर पाओ, वरना अलग से बाद में भी कर सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। ये आया 1320 रुपये 20 पैसे। ठीक है, ऐसे करके एक बार बाकी भी कैलकुलेट कर लो। चलो हर साल के प्रेजेंट वैल्यूज आ गए आपके पास। अब क्या करना है? बस इन सबको टोटल करना है, MRC दबाना है, मेमोरी में जो टोटल स्टोर्ड है उसको देखते हैं क्या टोटल आया। चलो एक बार देखो ये कितना टोटल आ रहा है आपके पास, या आप मैनुअली भी कर सकते हो। 1320.20 प्लस 1174.80 प्लस, ऐसे करके आप सबको मैनुअली भी प्लस कर सकते हो। चलो ये आया 5262.08। ये क्या आया अपने पास? समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आज के दिन में जो भी आपको कैश फ्लोज मिल रहे हैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 6%। देखो एक बारी आपका भी यही आ रहा है। चलो मैंने सारी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया सम, एक बार चेक करो कॉपीज पे आपकी सारी वैल्यूज सही हैं, आपने सही लिखा है? अगर तो सही लिखा है बहुत ही बढ़िया बात है। आपने क्या निकाल दिया? एक इन्वेस्टर के एंगल से आज के दिन इस डेट की क्या वैल्यू होनी चाहिए। दोस्तों हम जैसे ये वाले मेथड से निकालते हैं ना, इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। आपको आने वाले चैप्टर्स में ये काम आएगी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, कि जब आपने प्रेजेंट वैल्यू कर दी ऑफ ऑल कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टर एंगल, तो उसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोला जाता है। क्लियर है? चलो एक बार ये नोट कर लो, चेक कर लो आपका सारा सम सही है। चाहिए तो एक बार 2 मिनट के लिए क्लास पॉज करो, सम को दोबारा से रिव्यू करो, एक बार अच्छे से समझो कि हमने क्या किया, क्यों किया, कहीं आपको कुछ डाउट तो नहीं रह गया। एक बार देखो, चलो अब चलते हैं आगे। ये भी हमने कर लिया, एमोर्टाइजिंग के केस में कैसे होगा। अब है एक जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड, या फिर इसको ZCB भी बोल देते हैं। याद है मैंने आपको ये पूरा छुड़ाया था कल की क्लास में, एक्सेप्शन थी कि इनकी कुछ मैच्योरिटी लाइफ नहीं होती, डेट नहीं होती। बिल्कुल, तो ये वही सीन है जो कुछ भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं करते हैं। ऐसा डेट भी होता है जो इंटरेस्ट पे ना करे। बिल्कुल दोस्तों, ये ऐसे डेट होते हैं जो आपको बहुत सस्ते में इशू कर दिए जाते हैं। मान के चलो हमने क्या रखा कि इशू प्राइस आपको सिर्फ 40 रुपये में इशू करेंगे, बट जब हम रिडीम करेंगे तब हम 100 में रिडीम करेंगे, तो बट इंटरेस्ट कुछ नहीं देंगे। तो कहने का भाव यही है कि आपने ये 40 रुपये लेके 100 रुपये दिए, मतलब कहीं ना कहीं आपने 60 रुपये हिडन इंटरेस्ट के रूप में ही तो दिए। जैसे हमने पहले भी कैलकुलेट किया था ना RV और NP का डिफरेंस, तो वही चीज़ है, वही फंडा है। यहाँ पे भी आपने इंटरेस्ट अलग से नहीं दिया, यहाँ पे आपने बोला कि 40 रुपये आप इशू प्राइस है, हम 100 रुपये पे रिडीम करेंगे। यानी जब हमने इशू किए तो बहुत डीप डिस्काउंट में कर दिए, बहुत सस्ते में इशू किए, इसीलिए इनका नाम है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स।
जीरो कूपन बॉन्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट 0% है, इस पे आप कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते हो। क्लियर है? चलो, द डिबेंचर्स विच आर इशूड एट डीप डिस्काउंट टू फेस वैल्यू विद नो कूपन और इंटरेस्ट पेमेंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू आफ्टर गिवन मैच्योरिटी लाइफ। ठीक है, इसके लिए आप सिंपल कंपाउंडिंग फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। देखना, मान के चलो इसकी लाइफ 10 ईयर्स है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? केडी फाइंड करना है, एक ऐसा रेट जिस रेट पे 40 रुपए कंपाउंड होते होते 10 साल में ये पैसा बन गया 100 रुपए। यानी कि आपकी 100 रुपए क्या है दोस्तों? फ्यूचर वैल्यू है, 40 रुपए आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, 10 आपका एन है। जो रेट है वो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या रेट है। कंपाउंडिंग में हमने ये पढ़ा था कि मान के चलो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट टू द पावर ऑफ n। तो यहाँ पे आपको फ्यूचर वैल्यू पता है, 100 रुपये आपको मिलेंगे। आज के दिन आप 40 रुपये लगा रहे हो। 1 प्लस रेट r हमें नहीं पता, n हमें 10 पता है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया तो आपको r पता चल जाएगा कि क्या आपका r है, किस रेट के ऊपर आपका 40 रुपया 100 रुपया बनता है 10 सालों में। बिल्कुल। चलो, अब सर ये 1 प्लस r टू द पावर ऑफ 10 ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो कैलकुलेटर पे हमें सॉल्व करना ही नहीं आता। दोस्तों नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा अभी। वैसे तो आपने शायद फाउंडेशन में सीखा हो कि कैसे सॉल्व करते हैं पावर को कैलकुलेटर पे, बट अगर नहीं सीखा तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स लिखवा देता हूँ। एक बार आप यहाँ पे स्टेप्स लिखो, कॉपीज पे लिखो अपनी कि क्या स्टेप्स हैं टू सॉल्व कैलकुलेटर ऑन पावर। चलो, ये एक बार हेडर बनाओ और ये स्टेप्स लिखो ताकि आप एक ही बार सीख जाओ कि आपको क्या करना है अगर ऐसा सम आया। चलो दोस्तों, एक बार यहां पे स्टेप्स लिखो। स्टेप नंबर 1, राइट बेस ऑन कैलकुलेटर। एक बार लिखो, आपकी प्रैक्टिस में करवाता हूं। सबसे पहले आपका जो बेस है जो आपने नीचे लिखा होगा उसको कैलकुलेटर पे लिख लें, फिर प्रेस करो स्क्वायर रूट। कितनी बारी? 12 टाइम्स। ट्रिक है कैलकुलेटर की, तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट वाला बटन होता है, अगर आपको पता होगा ये स्क्वायर रूट वाला बटन, वो आपको 12 बार दबाना है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आपको इसमें करना है -1, फिर इक्वल टू दबा दोगे ताकि आपका -1 का रिजल्ट आए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है पावर के साथ। तो जो भी पावर में है 1/3 है, 1/4 है, 1/10 है, जो भी पावर है उससे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इक्वल टू दबाओगे यहाँ पे। 5th स्टेप, फिर यहाँ पे जो आपने माइनस किया था अब उसको +1 करके इक्वल टू कर दो। अब लास्ट में दोस्तों अब हम रिवर्स कर रहे हैं, तो जहाँ पे हमने स्क्वायर रूट किया था ना 12 टाइम्स, अब हम इसको मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे ताकि आप अपने मेन रिजल्ट पे पहुँच जाओ। मल्टीप्लाई इक्वल टू ये दोनों फंक्शंस आप 12 टाइम्स करोगे। तो ये आपके स्टेप्स हैं, एक बार आप नोट करो। तो जो हमने अभी सम लिखा है उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस स्टेप्स, फिर देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। चलो, ये स्टेप्स आपने लिख लिए। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था कि 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू बनती है, सॉरी फ्यूचर वैल्यू बनती है जब 40 रुपये प्रेजेंट वैल्यू है। 1 प्लस रेट कंपाउंडिंग हो रही है कितने सालों के लिए? 10 साल थे हमारे। जी हाँ, 10 सालों के लिए यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखना, ये 40 गया डिवाइड में, तो 100/40 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट टू द पावर ऑफ 10। ठीक है, ये रह गया 2.50 और इसको जो 10 उधर पावर था इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इसकी पावर आ जाएगी 1/10 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट। तो दोस्तों ये इक्वेशन बनी अपने पास। पहले अब ये पावर सॉल्व करते हैं 1/10 वाली, कैसे इसको सॉल्व करना है, फिर हम इधर से -1 करके आपके पास रेट आ जाएगा। चलो,
सब बच्चे मेरे साथ पावर सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या देखना, राइट बेस ऑन कैलकुलेटर। तो सबसे पहले आप 2.5 कैलकुलेटर पे लिखोगे, तो आपका बेस यहाँ पे 2.5 है। अच्छा, अब स्क्वायर रूट दबाओ 12 बार कैलकुलेटर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार स्क्वायर रूट दबाया, ठीक है। अब इसमें करो -1 इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करो पावर, पावर क्या है अपना 1/10, तो मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 10, ऐसे करके आपने मल्टीप्लाई बाय पावर कर दिया, यानी कि आपने मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 10 किया, इससे हमने पावर का इफेक्ट दिया, फिर इक्वल टू दबा दिया। अच्छा, चेक करते एक बार दोबारा। 2.5 पहले लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार स्क्वायर रूट किया, -1 इक्वल टू मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू। चलो हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों इसमें करो +1 इक्वल टू, ठीक है। अब मल्टीप्लाई इक्वल टू करना है 12 बार, तो हम इस स्टेप पे आ चुके हैं। मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। ये आया आपके पास 1.096 अराउंड इज इक्वल टू 1 प्लस रेट। तो जो आपका रेट बना इन परसेंटेज टर्म्स वो बना अराउंड 9.60%। तो दोस्तों ऐसे करके हमारी ये कैलकुलेटर की ट्रिक है, आप सीधा भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, वरना एक दूसरा मेथड जो आईसीआई करवाती है इंटरपोलेशन वाला, आप उसको भी करके आओगे। चलो उसको भी एक बार सीखते हैं। ये आपने नोट कर लिया एक बारी कॉपी पे, हमने एक एग्जांपल सॉल्व यहाँ पे कर ली। चलो अब इसका रिजल्ट आया आपके पास 9.60%। क्लियर है। अब आओ इलस्ट्रेशन 5 के ऊपर, आपके मॉड्यूल का ही इलस्ट्रेशन है, देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक इशूड 0 इंटरेस्ट डीप कूप डिस्काउंट बॉन्ड्स। तो अब हमें इसका मतलब पता है कि इंटरेस्ट कोई नहीं पे करेंगे, बहुत सस्ते में इशू करेंगे डीप डिस्काउंट पे, और इसकी जो रिडेम्पशन होगी वो फेस वैल्यू पे हो जाएगी, ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख ईच, इशूड एट ₹2500। तो 1 लाख वाला डिवेंचर आपने इतने सस्ते में इशू कर दिया, सिर्फ 2500 रुपये में इशू किया, एंड रिपेबल आफ्टर 25 ईयर्स। तो 25 साल बाद आप उसके पैसे वापस करोगे। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। चलो अब आओ यहां पे लिखो इलस्ट्रेशन 5। एक तो ये तरीका है कि 1 लाख आपकी बनी फ्यूचर वैल्यू, कैसे बनी, 2500 इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, 1 प्लस रेट हमें फाइंड करना है, एन है आपके पास 25 ईयर्स। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, ऐसे कर सकते हो, वरना आईसीआई आपको कैसे करवाती है, वही हिट एंड ट्रायल मेथड। क्योंकि ये कैलकुलेटर पे जो सॉल्व करने का जुगाड़ है ना, वो एक जस्ट जुगाड़ है। आईसीएआई ने अगर तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दे दिए एग्जाम में कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ये हैं, तो फिर तो आप डायरेक्टली उनको यूज करके निकाल पाओगे। बट अगर नहीं दिए तो आप यहाँ पे इंटरपोलेशन से करके आओगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से करके आओगे। देखें एक बारी। चलो सबसे पहले मान के चलो हम 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। 15% के हिसाब से मुझे बताओ दोस्तों यहाँ पे एनपीवी कितना आ रहा है। वही जो हमने इंटरपोलेशन अभी सीखा, लोअर रेट हायर रेट, उस हिसाब से करेंगे। पहले एक बार 15% के हिसाब से बताओ क्या आ रहा है। चलो तो पहले हम इस पे डालें 15%। 2500 1.15 टू द पावर ऑफ 25 सॉल्व करना है, ठीक है। हम पहले इतना चीज सॉल्व करेंगे, 1.15 टू द पावर ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये करके दोस्तों हमारे पास जो फैक्टर आया वो आया 32। देखना आपके पास भी यही है 32.919। क्लियर है। चलो इसके हिसाब से बताओ अब कितनी आई एनपीवी आपके पास।
देखो दोस्तों कितनी आई आपके एनपीवी नेगेटिव में। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमारे पास क्या आया, अब 1 लाख इधर पड़ा है, ये 25 हम डिवाइड पे ले गए, इज इक्वल टू 1 प्लस रेट टू द पावर ऑफ 25। ये हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिया 32.919। अच्छा तो दोस्तों अब इसको अब जब एनपीवी निकालोगे हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। अच्छा देखना आप कैसे होगा। एनपीवी कैसे हमने निकाला, फ्रॉम एन एंगल ऑफ इन्वेस्टर निकालना है, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ठीक है, कैश इनफ्लो दोस्तों अपना कितना हो रहा है यहाँ पे 32.919 और कैश आउटफ्लो इधर से आ गया 40। तो यहाँ पे ये आपका कितना आ रहा है वैल्यू, देखो इन दोनों को करके आया 40, तो इधर से आया आपके पास। चलो दोस्तों ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा सर क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों आपकी बात। एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं, दोबारा से आपको समझाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखना, चलो इतना तो हमने सॉल्व कर लिया 32.919 और आपको एनपीवी का मतलब ही पता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है उसमें से माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आपको पता चल जाएगा आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आपका कैश इनफ्लो कितना है दोस्तों, बीइंग एन इन्वेस्टर 1 लाख रुपए है। आपको 1 लाख रुपए तो कंपनी दे रही है। अच्छा बट ये दे कब रही है, 25 सालों बाद दे रही है। तो आज के दिन में उस 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू क्या है निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर हमने इस 1 लाख को डिवाइड कर दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, जो हमने निकाला है ये वाला 32.919, ऐसे भी कर सकते हो कि हमने जो उसका ये वाली चीज़ है इसको हम उठा के यहाँ पे डिवाइड में ले गए 32.919। देखो क्या वैल्यू आ रही है, ये आई आपके पास 3037.76। तो ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कि जो आपको 1 लाख रुपए 25 साल बाद मिलने थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। या तो ऐसे कर लो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 लाख डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दो सॉरी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से जो 15% का है 25 सालों का। चलो एक बार ये भी निकालो, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू, ठीक है ऐसे करके 25 बार करना है। चलो करो, तो ये आया आपके पास फैक्टर 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.03038 लिख रहा हूँ उसको राउंड ऑफ करके। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय करोगे आप 1 लाख से, तो जब आपके पास आंसर आया 3037.76। तो दोस्तों एग्जैक्टली सेम आंसर है, कुछ नहीं किया बस दोनों को मेथड करने के अलग अलग है। इसमें मैंने जो उसका फ्यूचर वैल्यू या फैक्टर था इससे इसको डिवाइड कर दिया तो भी प्रेजेंट वैल्यू आ सकता है, या फिर आप 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से तो भी आपके पास यहाँ पे सेम प्रेजेंट वैल्यू आएगा। क्लियर है, ये जो अपना है ये अपना फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है। तो अगर आप फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से कर रहे हो आप डिवाइड कर दोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है दोस्तों, चलो अब यहाँ पे लिखते हैं एक बारी, हमारी जो कैश इनफ्लो 1 लाख रुपए 25 साल बाद होने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 3037.76। ठीक है, और आज के दिन आपका कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, 2500 रुपये दे रहे हो उस बॉन्ड को खरीदने के लिए, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, ये आई 537.76 एनपीवी एट द रेट ऑफ 15%। क्लियर है दोस्तों, चलो ऐसे ही करके एक बार एनपीवी एट द रेट ऑफ 16% निकाल दो मुझे, मैं एक बार यहाँ पे लिख दूँ 16% की वैल्यूज़। चलो अब 16% का फैक्टर निकालने पहले, ऐसे करके 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 16% 25 ईयर्स, कितना आया ये 1 डिवाइडेड बाय 1.16 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये आया 0.02446 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख किया, आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आई 2446.53। क्लियर है? चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2446.53। ठीक है, कैश आउटफ्लो तो आपका वही है 2500 रुपये। इस केस में दोस्तों आपकी एनपीवी क्या आई देखो, माइनस में आई है ये 53.47। देखो यहाँ तक एक बार कर लिया कैलकुलेट आपने, एनपीवी निकाला, कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कर ली कि 1 लाख आपको 25 साल बाद मिलना था, उसकी आज के दिन में वैल्यू क्या है वो लिखी, माइनस कर दिया उसमें से कैश आउटफ्लो। क्लियर है? चलो अब कुछ नहीं करना, अब बस इंटरपोलेशन करेंगे, आंसर्स देखना आपके आ जाएंगे। कैसे करना है वही टेबल बना लो यहाँ पे फटाफट से। ये लोअर रेट 15%, हायर रेट 16%। यहाँ पे हमें एनपीवी पॉजिटिव चाहिए 537.76 और 16% पे जो एनपीवी है वो नेगेटिव चाहिए, वही तो हम कर रहे हैं 53.47, ये नेगेटिव में है। क्लियर है दोस्तों? तो अब बस इंटरपोलेशन करना है, हमें यहाँ पे जीरो एनपीवी फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? 15% प्लस 537.76 डिवाइडेड बाय 537.76 माइनस 53.47 मल्टीप्लाइड बाय आपका हो जाएगा 1%, क्योंकि 16% और 15% का फर्क लिखेंगे। चलो एक बार इसको कैलकुलेट करो कितना आया। दोस्तों ये आया 15.91% अप्रॉक्स। तो ये भी सही है आपका आंसर 15.91% करके हमने एक ऐसा रेट निकाला जिस रेट पे ये आपका 2500 रुपये 1 लाख में कन्वर्ट हो रहा था इन द 25 ईयर्स। क्लियर है? एग्जाम में आप हमेशा इंटरपोलेशन से करके आओगे, बट एक बार हम कैलकुलेशन ट्रिक भी तो लगाएं, चेक तो कर लें हमारा आंसर कैसा सही है गलत है। तो जो कैलकुलेशन वाली ट्रिक है वो सॉल्व करें एक बारी। 1 लाख इज इक्वल टू 2500 1 प्लस रेट टू द पावर ऑफ 25। अब ये डिवाइड में आ गया 2.40 रह गया है, जो पावर थी इधर आ गई डिवाइड में, इधर रह गया आपके पास 1 प्लस रेट। चेक कर लो दोस्तों, यही बनता है। चलो अब इस चीज़ को सॉल्व करें, इस चीज़ को देखें आपका क्या आंसर आता है, फिर हम देख लेते हैं कि हमारे आंसर्स मैच होते हैं कि नहीं होते। ये जस्ट एक वैसे ही एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम में आप हमेशा ऐसे इंटरपोलेशन से करके आओगे, एनपीवी निकालोगे नेगेटिव वाली हायर रेट पे, एनपीवी पॉजिटिव एट लोअर रेट, और दोनों को इंटरपोलेशन कर दोगे। चलो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। 40 लिखा बेस पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर इट 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय पावर, सो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड 25 इक्वल टू +1 इक्वल टू। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई इक्वल टू करना है 12 टाइम्स। चलो इसको सॉल्व करने पे आया आपके पास 1.159 इक्वल टू 1 प्लस रेट। तो दोस्तों इसको रेट अब सॉल्व कर लो, यह है आपके पास 15.91%। तो दोस्तों आंसर हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे मैच हो गया। मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया कि एक तो ये तरीका है कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लो, बट ये आईसीआई हमें नहीं सपोर्ट करती। आईसीआई क्या बोलती है कि आप इसी तरीके से करके आओ, क्योंकि आईसीआई को थोड़ी पता है कि आपने यहाँ पे ट्रिक लगाई है, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया। तो अगर तो आईसीआई ने आपको फैक्टर्स दे दिए तो फिर आप ये कर सकते हो, बट अगर फैक्टर्स नहीं दिए फिर आप यहाँ पे ऐसे इंटरपोलेशन से करके आओगे। लोअर रेट पे एनपीवी पॉजिटिव, हायर रेट पे एनपीवी नेगेटिव, और इन दोनों को आपस में इंटरपोलेट कर दोगे। आंसर आपके वेरीफाई हो रहे हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया। चलो एक बार चेक कर लो, आपने नोट कर लिया सब?
मैं दोबारा से एक बार स्क्रीन पे आपके रखता हूँ। अगर आपने कुछ नोट नहीं किया है, एक बार के लिए वहाँ पे पॉज कर लो और नोट करो। और देखो 1 मिनट के लिए क्लास चाहे पॉज करो, एक बार समझो हमने अभी क्या किया, क्या आपको दिमाग में बैठ गया? इंटरपोलेशन ही किया है, कुछ नई बात तो करी नहीं। कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज करके एनपीवी निकाला था। चलो कर लिया ये क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट आपको अभी लगा होगा, जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे इंटरपोलेशन आपको करना आसान लगेगा। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लग रहा है, हो सकता है 2 रेट पे एनपीवी निकालनी है, फिर उनको इंटरपोलेट कर देना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। चलो हमने ये भी सॉल्व कर दिया। अब आओ दोस्तों एक कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के टॉपिक पे। इसको अभी के लिए आप पेंडिंग छोड़ो, ठीक है। जब मैं आपको इक्विटी शेयर्स करा दूंगा तब हम इस टॉपिक के ऊपर आएंगे, तभी मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। अभी के लिए आप पेंडिंग छोड़ो, ठीक है। चलो दोस्तों इसी के साथ हमने अपने डेट वाले टॉपिक्स कंप्लीट किए। कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालनी है, अगर एक बार मैं आपको एक्सप्रेस नोट से भी दिखा दूं, यहां पे आप भी अपने एक्सप्रेस नोट्स में देखना, तो हमने ये सब फॉर्मूलाज कवर कर लिए। इरिडीमेबल के केस में सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आपने लिया टैक्स सेविंग्स और नीचे ले लिया करंट मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड्स डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन मल्टीप्लाई बाय 100। रिडीमेबल लमसम है तो फिर आप यहाँ पे अगर दोनों चीज़ें इक्वल है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। बट अगर आर वी इज़ नॉट इक्वल टू एन पी तो फिर आप यहाँ पे लोगे जो आर वी और एन पी का फ़र्क है वो इक्वली स्प्लिटअप कर दोगे इन द लाइफ, नीचे डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, सिंपल एवरेज। और अगर कैपिटल पोर्शन भी टैक्सेबल है, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला, तो फिर आप टैक्स सेविंग्स दोनों चीज़ों पे ले लेते हो, ठीक है। और एक दोस्तों इस केस में है YTM मेथड जो हमने सॉल्व किया, IRR मेथड जिसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोल देते हो, और इसमें हम इंटरपोलेशन करते हैं। क्लियर है? चलो अब हो सकता है रिडीमेबल इंस्टॉलमेंट्स में आए, तो अगर रिडीमेबल इंस्टॉलमेंट्स में है शॉर्टकट मेथड यहाँ पे नहीं अवेलेबल, आप सिर्फ YTM मेथड से ही कर सकते हो। तो मेथड सेम रहेगा जैसे हमने यहाँ पे किया। कैश फ्लोज आप निकाल लोगे, हर कैश फ्लो के 2 रेट पे प्रेजेंट वैल्यू और उनमें इंटरपोलेशन, वैसे ही करना है। और 0 कूपन बॉन्ड के लिए ऐसे आप कंपाउंडिंग वाली चीज़ कर सकते हो, या फिर अगर तो आपको ये रेट्स दिए, अगर रेट्स नहीं दिए तो फिर आपको यहाँ पे YTM मेथड से ही करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? चलो अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे, काफ़ी सिमिलर टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हमने डेट तो किया, अब हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोस्तों डेट और प्रेफरेंस में क्या फ़र्क है, पहले तो मुझे ये बता दो। सर जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं वो तो मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं, कैपिटल होती है। डेट एक तरह की लायबिलिटी है, ठीक है अकाउंट्स के एंगल से, बट फाइनेंस के एंगल से डेट भी आपकी कैपिटल और प्रेफरेंस भी आपकी कैपिटल, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा क्या फ़र्क है फिर? सर जो यहाँ पे प्रेफरेंस का डिविडेंड देते हैं ना, वो टैक्स के बाद देते हैं, उस पर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं होता, बट जो आप डेट का इंटरेस्ट पे करते हो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट भी होता है। अच्छा एक बार आपको P&L स्टेटमेंट बना के दिखाऊं कैसे होती है ये चीज़। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक बार के लिए कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ी देर में मॉड्यूल में जाएंगे, क्वेश्चन बैंक में जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन हमने साथ साथ सॉल्व किया, बट जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो थोड़ी देर रुक के करते हैं। एक बार आपको कॉन्सेप्ट्स करवा दूं मैं मेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी P&L स्टेटमेंट कैसे बनती है दोस्तों? सबसे पहले सेल्स आया, फिर इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके आपके पास EBIT आया। ऐसे तो बनाते हो P&L स्टेटमेंट फाइनेंस में। फिर यहाँ पे आप इंटरेस्ट माइनस करते हो, फिर यहाँ पे EBT आया, यहाँ पे टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, फिर यहाँ पे आपने माइनस किया प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ पे आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी। अब इसमें से आपने डिवाइडेड बाय किया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इससे आपको मिलता है EPS। चलो सारी की सारी P&L स्टेटमेंट दोस्तों यही है, एक बार आप कॉपी पे ड्रॉ करो। कोई भी चैप्टर है फाइनेंस का, P&L आपका तकरीबन ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। ड्रॉ कर लो पहले एक बार ये P&L स्टेटमेंट। आपने ऑलरेडी समझी हुई है, कॉस्टिंग में भी आपने पढ़ा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, कैसे ये सब बनेगा।
तो ये सब वही कॉन्सेप्ट्स हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन बना, ठीक है। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके ईबीआईटी बना, ठीक है। अब दोस्तों आप देखोगे इंटरेस्ट आपका टैक्स से पहले माइनस होता है, यानी कि अर्निंग्स आपकी कम हो जाती हैं विद द इंटरेस्ट पार्ट। तो जैसे हमने पहले समझा था, इंटरेस्ट एक टैक्सेबल एक्सपेंस है, इसकी वजह से आपको टैक्स सेविंग्स होती हैं, टैक्स शील्ड मिलती है। तो दोस्तों वही है कि इंटरेस्ट तो आपका पहले माइनस हो गया, इसीलिए एक टैक्सेबल एक्सपेंस रहता है। बट ये प्रेफरेंस डिविडेंड, ये तो टैक्स के बाद पे कर रहे हो आप, टैक्स तो आप ऑलरेडी पे करके आ चुके। तो इसका मतलब जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, इस पे आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट या फिर टैक्स शील्ड नहीं मिलेगा। और इक्विटी का तो सवाल ही नहीं उठता, इक्विटी तो वैसे ही लास्ट में पे होती है, इस पे भी आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो अभी हमने क्या देखा कि डेट के केस में जब जब हमने इंटरेस्ट लिया था हम टैक्स सेविंग ले रहे थे, बट अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा तो कोई भी यहाँ पे टैक्स सेविंग नहीं होगी, क्योंकि ये टैक्स के बाद माइनस होता है, इट इज़ अ नॉन टैक्सेबल एक्सपेंस। क्लियर है? चलो अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे। देखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, इनको डिविडेंड दिया जाता है एट अ स्पेसिफाइड रेट। इनका भी रेट तकरीबन फिक्स होता है कि फॉर एग्जांपल 10% डिविडेंड है, तो जो भी प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू होगा उस पर 10% के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा ऑन फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो वही कॉन्सेप्ट है फेस वैल्यू का। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट मैंडेटरी बट आर गिवन प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये आपने देखा होगा कि जब जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करते हो, इनको इक्विटी से पहले पेमेंट किया जाता है, बट इनका डिविडेंड हो सकता है कि मैंडेटरी हो या ना हो, वो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट है। बट हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि हमने जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है वो भी देना है। अब देखना, जैसे मैंने आपको समझाया, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट चार्ज्ड एज एक्सपेंसेस। ये कोई टैक्सेबल एक्सपेंस नहीं है, बट ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। तो जो टैक्स देने के बाद आपके पास पैट बचता है, आप उसी में से तो प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो, तो ये आपका एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ना कि एक एक्सपेंस है। हेंस डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। इसलिए आपको इस पे कोई भी टैक्स बेनिफिट या फिर टैक्स शील्ड नहीं मिलता है। क्लियर है दोस्तों? चलो अब ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स भी आपके दो तरह के हो सकते हैं, रिडीमेबल या फिर इरिडीमेबल। तो जैसे हमने यहाँ पे डेट के केस में देखा कि आपका डेट का केस था, तब हमने देखा कि डेट रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है। ऐसे ही अगर प्रेफरेंस शेयर्स आपके इरिडीमेबल हैं, इसका मतलब इसकी कैपिटल की रीपेमेंट नहीं होगी, साल दर साल हम सिर्फ इनको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते रहेंगे, जो फिक्स्ड रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, और आपको जो पैसा आया वो आप नीचे रखोगे। अच्छा, इसका मतलब दोस्तों यहां पे आप ऊपर लिखोगे अपने पास प्रेफरेंस डिविडेंड, इसको मैं पीडी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय, यहां पे आपके पास आ जाएगा नेट प्रोसीड्स या फिर सीएमपी। वही सेम रूल, नेट प्रोसीड्स इन केस ऑफ न्यू इशू, सीएमपी इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग इशू, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? चलो एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। XYZ एंड कंपनी इश्यूज 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो डेटा क्या है? ये तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, हमारे लिए रेलेवेंट इतना नहीं होता। 10% दोस्तों ये क्या है? ये रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है, या फिर इसको अगर पीडी बोल लूँ, बट ये हमेशा 10% किस पे लगेगा? फेस वैल्यू पे लगेगा। ऑफ ₹100 ईच, ये आपके पास फेस वैल्यू आ गया। एट ₹95 ईच का मतलब क्या दोस्तों कि ये हमने इशू किया है, तो ये इशू प्राइस है, 95 पे आपने इशू किया। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे आपके प्रेफरेंस शेयर्स नए हैं? बिल्कुल नए हैं। तो आप क्या करोगे? ऊपर लोगे पीडी, 10 रुपये आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आपके पास नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स कितने हैं? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं दी तो मानेंगे 0 है, डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो देखो कितना है आंसर, 10.53%। चेक कर लो दोस्तों, ऐसा ही आपका सबका आंसर
ठीक है, बहुत बढ़िया। अपनी कॉपी पे एक बार सॉल्यूशन नोट कर लो, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलो इलस्ट्रेशन 7 के ऊपर। इफ आर एनर्जी इज इशूइंग प्रेफरेंस स्टॉक एट 100 पर शेयर। तो यहाँ पे दोस्तों 100 क्या है, इशू प्राइस है, कि हमने 100 रुपीज पे इशू किया, इशू प्राइस विद स्टेटेड डिविडेंड ऑफ ₹12। तो 12 रुपीज आपको एक क्वेश्चन ने बता दिया कि ये आपका प्रेफरेंस डिविडेंड होने वाला है। एंड अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3%। तो 3% की आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है। शुक्र है किसी क्वेश्चन में तो हमें फ्लोटेशन कॉस्ट दी, वरना मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अभी तक हमें क्वेश्चन का डेटा ही नहीं मिला था। चलो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्मूला है अपने पास, यहीं पे अगर लिखूं तो PD डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाय 100। PD अपना क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है, 12 रुपये, क्वेश्चन ने दे दिया। ठीक है, अब नेट प्रोसीड्स दोस्तों आप बताओगे मुझे नेट प्रोसीड्स कितना है। इशू प्राइस क्वेश्चन ने दे दिया 100 रुपये, और क्वेश्चन ने बता दिया 3% फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो 3% 100 रुपये पे लगा के 3 रुपये आपके वो कम हो गए, तो नेट प्रोसीड्स कितना बचा दोस्तों, 97। बहुत बढ़िया। चलो इसका एक बार सॉल्यूशन करो, कितना आया, 12.37%। चेक कर लो दोस्तों, आपका भी आंसर यही है, कुछ फर्क ना हो। चलो क्लियर है, ये तो हुआ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तब आपके पास ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको लगाओ, सॉल्यूशन कर लो। बट अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो जैसे हमने रिडीमेबल डेट के केस में देखा था, हमारे पास दो केसेस हो सकता है। या तो एक शॉर्टकट मेथड, अप्रॉक्सीमेशन मेथड, एक ही फॉर्मूला लगाओ, या फिर YTM मेथड, या इसको आप IRR मेथड बोल सकते हो। हाँ जी, वही इंटरपोलेशन वाला, हिट एंड ट्रायल मेथड वाला। बस इसमें क्या फर्क रहेगा कि जो जो इंटरेस्ट है उसमें आपको टैक्स शील्ड मिलता था, टैक्स बेनिफिट मिलता था। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे वो टैक्स शील्ड या टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है। चलो वैसा ही फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेशन मेथड का कि आप हर साल प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हो, ठीक है, प्लस एक ही बार वो भी लिखा देता हूँ आपको, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय n कर दोगे, होल डिवाइडेड बाय सिंपल एवरेज RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। तो वैसा ही फॉर्मूला है, डेट के केस में यहाँ पे इंटरेस्ट होता था और टैक्स शील्ड होता था, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। ये चीज़ तो सेम ही है, अगर दोनों में फ़र्क होगा तभी आएगा, जैसे हमने समझा था। अगर रिडेम्पशन वैल्यू ज़्यादा कम है नेट प्रोसीड से इन द केस ऑफ न्यू इशू, या फिर CMP से इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग इशू, तो आप ये ट्रीटमेंट करोगे और नीचे यहाँ पे आपका सिंपल एवरेज आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। और यहाँ पे जो YTM मेथड है ये तो सेम ही है, आप वैसे ही IRR निकालोगे, इंटरपोलेशन करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड करोगे, आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। चलो 2 मिनट चाहे ब्रेक लो, एक बार अपने एक्सप्रेस नोट्स देखो। एक्सप्रेस नोट्स पे हमने सिमिलर लिखा हुआ है, चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ। शुरू में आपको दिखा रहा हूँ, बट धीरे धीरे आपको खुद आदत डालनी है कि आप इन एक्सप्रेस नोट्स पे जाके चेक कर लो कि आपको जो लास्ट डे के लिए चाहिए वो धीरे धीरे इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखना, इरिडीमेबल केस में सिंपली प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाय 100। रिडीमेबल के केस में यहाँ तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगेगा, अगर तो दोनों सेम है फिर सेम मेथड जैसे डेट में किया। बट अगर RV इज नॉट इक्वल टू NP तो फिर आप ऐसे करके आओगे, उसकी ट्रीटमेंट भी करोगे। अच्छा, अब एक और चीज़ देखना, यहाँ पे ये वाला पोर्शन टैक्सेबल या टैक्स की फ्री की बात ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा नॉन टैक्सेबल होगा। डेट के केस में हो सकता था अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बताया कि आपका रिडेम्पशन वैल्यू कैपिटल पोर्शन टैक्सेबल है, बट अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता ऐसा तो हमेशा आप यही चीज़ लगा के आओगे। ठीक है, तो रिडीमेबल लमसम के केस में यहाँ पे आप YTM मेथड भी लग सकता है, IRR वाला हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर अगर रिडीमेबल इंस्टॉलमेंट्स में है जैसे डेट के केस में देखा तो यहाँ पे भी आप हमेशा YTM मेथड से ही करके आओगे। यहाँ पे दोस्तों अप्रॉक्सीमेशन मेथड नहीं लग सकता अगर रिडीमेबल इंस्टॉलमेंट्स वाला केस है। क्लियर है दोस्तों। चलो अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। इलस्ट्रेशन 8 आया आपके लिए। चलो पहले ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करें। चाहिए तो वीडियो को एक बार पॉज करो, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, अगर आप कर सकते हो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, वरना मैं आप तो भी करवा ही रहा हूं, मेरे साथ साथ कर लो। चलो क्या डेटा है, XYZ लिमिटेड इश्यूज 2000, तो ये तो नंबर है, रेलेवेंट नहीं होता। 10% प्रेफरेंस डिविडेंड, ये ज़रूरी है।
ऑफ ₹100 ईच, 100 क्या आ गया यहाँ पे, फेस वैल्यू, एट ₹95 ईच, ये आ गया आपके पास इशू प्राइस। क्लियर है? द कंपनी प्रपोजेज टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ 10th ईयर, तो 10 साल आपकी लाइफ आ गई, यानी कि एन आ गया। क्लियर है? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन ने बता दिया कि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आज से 10 साल बाद हम ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर देंगे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के रिडीमेबल के दो तरीके हैं, एक तो YTM मेथड वाला जिसमें आप IRR कर लो, या फिर सीधा आप अप्रॉक्सीमेशन से कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। चलो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करवा देता हूँ। चाहिए तो YTM मेथड आप होमवर्क में करके आओगे, 2 रेट से कैलकुलेट करना, हायर रेट से लोअर रेट से, फिर इंटरपोलेशन करके देखना और आप देखोगे कि आपका आंसर क्लोज टू अप्रॉक्सीमेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप KP निकालने की कोशिश कर रहे हैं अब, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसकी नोटेशन है दोस्तों KP। चलो कैसे निकलेगी ये देखना। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है अपना, 10% है, 100 रुपये पे बनेगा, तो 10 रुपये आपका प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया। ठीक है, प्लस अच्छा अब ये बताओ इसमें रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन ने तो नहीं बताया, क्वेश्चन साइलेंट था, तो हम मान के चलेंगे रिडेम्पशन वैल्यू 100 रुपीज़ है। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे फ़र्क आ गया रिडेम्पशन वैल्यू और आपके इशू प्राइस में, तो आपको इसकी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। जो आपने 95 रुपीज़ की जगह पे इन्वेस्टर को 100 रुपये दिए, यानी जो 5 रुपये एक्स्ट्रा दिए वो 10 सालों में इक्वली डिवाइड होंगे, बिल्कुल, तो आप उसकी एडजस्टमेंट करो यहाँ पे, RV माइनस NP डिवाइडेड बाय यहाँ पे आप करोगे N कितना है अपना 10, ताकि जो 5 रुपये का फ़र्क है वो हमने 10 सालों में इक्वली स्प्लिट कर दिया। नीचे आप यहाँ पे सिंपल एवरेज ले लोगे, 100 + 95 डिवाइडेड बाय 2। चलो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। ये आया 10.77%। चेक कर लो दोस्तों, आपका भी आंसर यही है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, डेट जैसा ही होता है प्रेफरेंस, बट एक चीज यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट्स या टैक्स शील्ड नहीं मिलती है। चलो इस सॉल्यूशन को एक बार नोट कर लो अपने अपनी कॉपीज पे, एक बार देखो हमने क्या किया है। क्लियर है दोस्तों? चलो अब अगला टॉपिक शुरू होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। बट इसको बताने से पहले मैं आपको एक हिंट दे दूं, एक अच्छा सा मस्त ट्रिक बता दूं आपको, तो जब आपको ऐसे ना लगे कि बहुत सारे फॉर्मूले से बहुत कुछ हो रहा है। देखना आपके सिलेबस में जो है, अगर आप ये थंब रूल देख लोगे कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यही थंब रूल आप मोस्ट ऑफ द जगह अप्लाई कर सकते हो। देखना ऊपर आप लोगे कैश आउटफ्लो कि आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है, मान के चलो आपको 10 रुपये देने पड़ रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट है चाहे वो प्रेफरेंस डिविडेंड है, वॉट एवर इट इज। अच्छा मान के चलो टैक्स रेट 0 है, तो डेट मानो या प्रेफरेंस मानो कोई फर्क नहीं है, डिवाइडेड बाय कितने पैसे आपको मिले थे, कंपनी को कितने पैसे मिले थे। यहाँ पे आप नेट प्रोसीड्स लोगे या CMP लोगे बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बिल्कुल। तो यहाँ पे 10/100 × 100 यानी कि 10% कॉस्ट आया। तो वही बात होगी कि अगर आपको 100 रुपये मिले थे, आप 10 रुपये दे रहे थे, 10% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो यही आपका थंब रूल है। ऊपर आप लोगे कैश आउटफ्लो कि कितने पैसे कंपनी को देने पड़ रहे हैं, डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो कितने पैसे कंपनी को मिले हैं। तो ऐसे करके आप एक थंब रूल याद कर सकते हो, तो आपको कभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा फॉर्मूलाज में। चाहिए तो अपने एक्सप्रेस नोट्स में ये एग्जांपल लिख लो, एक्सप्रेस नोट्स खोलो अपने, इसमें एग्जांपल लिखो, ताकि जब आप रिवाइज करो आपको फटाफट से यहाँ पे ऐसे करके रिवाइज हो जाए। क्लियर है दोस्तों? चलो चलें आगे। अब वहां पे आ जाओ जहां पे मैंने आपसे ये बनवाया था एक बारी, याद है आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू करने से पहले। जी हाँ, तो हमने ये पढ़ना शुरू किया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी तरह की है, कैपिटल कितनी तरह की है। उसमें हमने ये डेट वाला पोर्शन कवर कर लिया, प्रेफरेंस वाला पोर्शन कवर कर लिया। तो जहाँ पे फिक्स रेट था, कहीं ना कहीं डेट में इंटरेस्ट का फिक्स रेट था, प्रेफरेंस में प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स रेट पे होता था,
तो ये वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया। अब थोड़े से आते हैं मज़ेदार टॉपिक पे, इक्विटी शेयर कैपिटल पे। आपको पता है कि इक्विटी शेयर में कोई फिक्स रेट नहीं होता। जैसे जब मैंने आपकी सीए लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट की थी, 60 करोड़ का इक्विटी दिया था, 40 करोड़ का डेट दिया था। तो डेट के केस में तो मैंने बता दिया था कि मैं आपसे 8% इंटरेस्ट लूंगा हर साल। बट इक्विटी के केस में कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता। वो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं 20% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट वो फिक्स नहीं होता। तो इसीलिए जब इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस है तो कंपनी के लिए कॉस्ट निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हो। डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट मेथड्स बनाए। हम उनको एक एक करके पढ़ते हैं कि किस मेथड से आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करना है वो भी आपको बता दूंगा। कई बार तो एग्जाम क्लियरली बता देगा कि इस मेथड से करो, तो उस मेथड से कर लेंगे, वरना हम क्वेश्चन का डेटा देखेंगे कि क्या डेटा गिवन है। तो जो डेटा फिट बैठ रहा होगा हमारे मेथड में, उसी हिसाब से हम वो मेथड लगा के आएंगे। क्लियर है? चलो, अब पहले आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब तो पता ही है कि जैसे जो इक्विटी ओनर्स होते हैं, जो ओनर्स ऑफ द कंपनी है, वो जब इक्विटी इन्फोर्स करते हैं कंपनी में, शेयर्स देते हैं इक्विटी के, तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स। आ जाओ अपने कैप्सूल के ऊपर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जो इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है दोस्तों, वो है KE। तो इसको आप KE बोलोगे जब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करनी है। आपके एक्सप्रेस नोट्स में सब कुछ बहुत क्लियरली डिफाइंड है। चलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसमें हाईलाइट करो वर्ड एक्सपेक्टेशन, कि ये एक्चुअल में कहीं कुछ फिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं। उसी हिसाब से कंपनी को अपनी कॉस्ट रखनी पड़ती है। चलो, ये पढ़ लेना। ये वही कह रहा है, देयर इज नॉट अ सिंगल मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिफरेंट मेथड्स विच डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो वो सब हम पढ़ लेंगे, ज्ञान की बातें एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। चलो, सबसे पहले दोस्तों आता है डिविडेंड प्राइस अप्रोच टू कैलकुलेट KE। इसको डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल भी बोला जाता है। अच्छा, ये मॉडल क्या बोलता है? सिंपल सी बात बोलेगा कि आप कंपनी में कितना डिविडेंड पे करोगे, कैश आउटफ्लो, डिवाइडेड बाय कितने पैसे कंपनी को मिले, यानी कि CMP ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो हमने थंब रूल पढ़ा अभी, कैश आउटफ्लो बाय कैश इनफ्लो, दोस्तों ये वही तो है कि कंपनी ने कितना पैसा दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिवाइडेड बाय CMP ऑफ शेयर्स, कितना पैसा कंपनी को मिलेगा इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग, या फिर यहाँ पे आप नेट प्रोसीड्स ले सकते हो इन द केस ऑफ न्यू इशू, वही बात है, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे एक नोट्स लिखो। दिस मेथड हैज टू बी अप्लाइड, दिस मेथड हैज टू बी अप्लाइड व्हेन there is no growth in dividends, there is no growth in dividends or company। अच्छा, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो डिविडेंड है आपका, ये हर साल सेम रहता है, कांस्टेंट डिविडेंड है। जैसे हमने इंटरेस्ट के केस में देखा था, सेम रहता है। प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स रेट होता था, सेम रहता है। तो यहाँ पे भी हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि अगर मान के चलो 10 रुपये आप डिविडेंड पे कर रहे हो हर शेयर पे, तो हर साल 10 रुपये ही रहेगा। चाहे डिविडेंड फिक्स नहीं होता, वो बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। बट अगर आपको इस मेथड को लगाना है तो हमें ये एजम्पशन लेना पड़ता है, या क्वेश्चन अगर डेटा दे दे कि डिविडेंड हर साल सेम रहता है, तो फिर आप ये वाला मेथड लगा सकते हो। क्लियर है? देखना, दिस मॉडल मेक्स एन एजम्पशन दैट डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ओवर। तो वही बात है कि हर बार आपका डिविडेंड सेम रहेगा। चलो, अब आगे आओ अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। तो यहाँ पे जैसे हमने डिविडेंड प्राइस की बात की, यहाँ पे हमने डिविडेंड लिया, तो ये वाले बंदे बोलते हैं कि अब मान के चलो कंपनी का EPS 50 रुपये है, ठीक है। उसमें से कंपनी ने डिसाइड किया कि हम जो डिविडेंड देंगे पर शेयर वो हम देंगे 20 रुपये और रिटेन कर लेंगे 30 रुपये। हो सकता है ये किसी भी रेशियो में हो सकता है। मान के चलो डिविडेंड 30 रुपये था, रिटेन 20 रुपये कर लिया, डिविडेंड 40 दे दिया, रिटेन 10 रुपये कर लिया,
तो ये डिविडेंड डिसीजन का पार्ट है, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, बट वह बोलता है कि अब कितना डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड नहीं देना है, ये तो मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है। अच्छा, अब इस हिसाब से आप केई को क्यों इम्पैक्ट कर रहे हो कि अगर डिविडेंड 20 है तो केई कुछ और आएगा, अगर डिविडेंड 40 कर दिया मान के चलो तो केई कुछ और आएगा। कहते हैं आप इसको छोड़ो, आप इसके बाप को पकड़ो, आप ईपीएस को पकड़ो, क्योंकि ये तो सेम रहेगा। इन दोनों में आप खेल सकते हो कितना डीपीएस कितना रिटेन करना है, बट ये मान के चलो कि अगर कंपनी की ग्रोथ ही नहीं हो रही, सेम कंपनी है, तो ईपीएस हर साल सेम रहेगा। तो अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या बोलेगी कि आप यहाँ पे डिविडेंड की जगह पे अर्निंग्स लोगे ताकि आपके रिजल्ट्स थोड़े ज्यादा स्टेबल आए। क्लियर है? दिस अप्रोच एज्यूम्स अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस विल रिमेन कांस्टेंट फॉरएवर। ठीक है, चलो एक बार यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखो। यहाँ पे आप ऊपर ले लोगे ईपीएस डिवाइडेड बाय यहाँ पे वही नेट प्रोसीड्स या फिर सीएमपी मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है दोस्तों? चलो एग्जाम्पल 9 देखते हैं क्या बोलता है। अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, एक्सपेक्टेड टू पे, पहले तो इसका मतलब समझो ये क्या चीज है। जब क्वेश्चन ने बताया एक्सपेक्टेड टू पे, मतलब आप सोच रहे हो कि आप पे करोगे। तो जब भी ऐसा डेटा गिवन है, मतलब वो 1 साल बाद का डेटा गिवन है कि हम आज खड़े हैं, आज हम ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ टाइमलाइन, दिस इज ईयर 0, आज खड़े हैं, और ये ईयर 1 है। तो आज हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं खड़े हुए कि इस दिन हम इतना डिविडेंड पे करेंगे। क्लियर है? तो जब भी एक्सपेक्टेड टू पे आएगा, इसको एक बार मार्क कर लो। इसका मतलब जो ये ₹1 पर शेयर है, ये हम D1 की बात कर रहे हैं। D1, हाँ जी, जब आप ईयर 1 का डिविडेंड लोगे तो वो D1 आएगा, यानी कि डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ ईयर 1। और अगर आप आज के डिविडेंड की बात करोगे तो वो D0 होगा, यानी कि आज का डिविडेंड। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे ईयर 2 लोगे तो यहाँ पे D2 आएगा। क्लियर है? चलो, अब आपको D1 का मतलब समझा कि वो डिविडेंड जो आप 1 साल बाद पे करने वाले हो ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। चलो ये आपको फेस वैल्यू दे दी। एंड हैव ईपीएस ऑफ ₹3 पर शेयर। तो क्वेश्चन ने डेटा कौन सा दिया दोस्तों? हमें ईपीएस का डेटा दिया, ईपीएस। द सीएमपी ऑफ शेयर्स इज ₹30, सीएमपी भी दे दिया, मतलब कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स होंगे। ठीक है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग डिविडेंड एंड अर्निंग्स अप्रोच। तो क्वेश्चन बोलते हैं कि दोनों ही तरीके से आप मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके दो, डिविडेंड वाले तरीके से भी और अर्निंग्स वाले तरीके से भी। चलो कर दो दोनों से कैलकुलेट। मैं यहीं पे कर रहा हूं दोस्तों, आप अपनी कॉपी पे करोगे। देखना डिविडेंड वाले तरीके से क्या होगा, डिविडेंड बाय, नीचे आ जाएगा आपके पास सीएमपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब आपका डिविडेंड कितना है क्वेश्चन ने बताया? जी हाँ, ₹1 क्वेश्चन ने डिविडेंड बताया, सीएमपी 30 बताया, मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो तो ये आया 3.33%। ठीक है, और अगर यही अर्निंग्स अप्रोच लगाएं तो उस हिसाब से बताओ दोस्तों कितना आएगा, ये आप खुद कैलकुलेट करो एक बारी। यहां पे आप लोगे ईपीएस डिवाइडेड बाय सीएमपी। ईपीएस कितना है? ₹3 क्वेश्चन ने बताया, सीएमपी भी ₹30 बता दिया। तो जस्ट हमने सिंपल फॉर्मूला पुट किया तो आपके पास यहाँ पे 10% आया केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आपने देखा कि दोनों मेथड से हमने जब लगाया, कैलकुलेशन इज इजी बट इंटरप्रिटेशन देखो, यहाँ पे 3.33% आ रहा था, यहाँ पे 10% आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30-30 तो कॉमन ही है। जो हमने न्यूमिनेटर में लिया, यहाँ पे डिविडेंड लिया, यहाँ पे अर्निंग्स लिया, उन दोनों का फर्क है, उस वजह से आपकी यहाँ पे केई में फर्क आ गया। क्लियर है दोस्तों? एक बार चाहिए तो वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, कॉपी पे देखो, एक बार पढ़ो कि हमने जो अभी तक किया है समझ आ रहा है। चलो अब आते हैं एग्जाम में जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए अप्रोच, ग्रोथ अप्रोच या फिर गॉर्डन्स मॉडल। ये सबसे ज्यादा जरूरी है
अब देखना, जब हमने ये वाले मेथड पढ़े अर्निंग्स या फिर डिविडेंड, तब हम बोल रहे थे कि ग्रोथ कुछ नहीं होता, डिविडेंड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आपकी ईपीएस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बट क्या ऐसे होता है? नहीं होता। इन द रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड कंपनीज ग्रो करती हैं, कंपनीज अच्छा बिजनेस करती हैं जिससे वो ग्रो कर पाएँ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी तो यही आप सीखते हो कि कैसे आप कंपनी को ग्रो करोगे, सब कुछ आप वहाँ सीखते हो। अच्छा, तो मान के चलो आपकी एक अच्छी कंपनी है जो हर साल ग्रोथ भी कर रही है, तो उसके केस में केई कैसे निकालोगे? तो ऊपर वाले जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े ये भी फेल हो जाएगा, ये भी फेल हो जाएगा। केई कैसे निकालोगे दोस्तों? तो इसके लिए एक गॉर्डन भाई साहब आए, गॉर्डन्स ने बताया कि कैसे आप यहाँ पे केई निकालोगे। इन्होंने बोला ऊपर आप लोगे D1 यानी कि 1 साल बाद का डिविडेंड, नीचे आप लोगे CMP या फिर नेट प्रोसीड्स, अगेन डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन, न्यू शेयर हैं, एग्जिस्टिंग शेयर हैं, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे प्लस इसमें आप करोगे ग्रोथ। अच्छा, तो वो क्या बोलते हैं कि आप ये तो कर ही रहे थे D1/P0, ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया था डिविडेंड प्राइस अप्रोच में। तो इन्होंने बोला जब आप ग्रोथ भी कर रहे हो तो इसमें केई में आप ये प्लस जी कर दोगे, ग्रोथ आपका परसेंटेज टर्म्स में होगा। मान के चलो आपकी कंपनी 5% से ग्रो करती है हर साल, ठीक है, तो आपने जो यहाँ पे चीज़ निकाल ली उसमें आप 5% ऐड कर दोगे ग्रोथ के लिए, ताकि आप अपना केई निकाल पाओ यूजिंग द ग्रोथ अप्रोच। क्लियर है? अब इसमें भी एक assumption ले ली कि ये जो ग्रोथ है वो हर साल सेम रहेगा, आने वाले 10 साल 50 साल 100 साल तक हर साल कंपनी 5% से ही ग्रो करती रहेगी। तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये आपके पास फॉर्मूला बना है। क्लियर है? चलो फॉर्मूला लिख लिया आपने। अब आओ इलस्ट्रेशन 9 के ऊपर, देखना ये क्या बोलती है इलस्ट्रेशन। अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर। तो जब पेड डिविडेंड है मतलब वो आज की बात कर रहे हैं कि आज हमने कंपनी का कितना डिविडेंड पे किया, ₹1 पर शेयर। तो इस पेड को एक बार ये आप मार्क करो, पेड का मतलब आज के डिविडेंड की बात हो रही है, तो ये D0 है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ने जो डेटा दिया ये D1 का दिया कि D0 का दिया, उसी हिसाब से आपके यहाँ पे सम्स होंगे। तो जो डिविडेंड को बताने से पहले 1-2 वर्ड्स होते हैं ना, वो आपके लिए क्रूशियल हैं। टेंशन ना लो, एक्सप्रेस नोट्स में सब कुछ मैंने बता दिया कि कौन से हिंट से आपको पता चलेगा D1 है, कौन से हिंट से आपको पता चलेगा D0 है। बट अभी के लिए आप समझो, ठीक है। तो जब क्वेश्चन ने बोल दिया पेड, तब मतलब वो आज के डिविडेंड की बात कर रहा है, D0 की बात कर रहा है, ठीक है। ऑफ ₹1 पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, ₹10 है। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास फेस वैल्यू लास्ट ईयर, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। तो यहाँ पे 10% हमारे पास ग्रोथ भी आ गई कि ग्रोथ आपका कितना है, 10% है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹55। तो यहाँ पे हमें 55 क्या दे दिया, CMP भी दे दिया। चलो दोस्तों, डेटा सारा क्लियर है, मैंने हाईलाइट कर दिया, समझा दिया। अब क्या करना है, बस फॉर्मूलास में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपके आ जाएंगे। देखना D1 कितना है, क्वेश्चन ने बताया D1, D0 बताया है। अच्छा, तो यहाँ पे भी एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपके लिए। तो अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन में वैल्यूज पुट करूँ, टाइमलाइन बना दूँ यहाँ पे, आप ये कॉपी पे करो, ठीक है, क्योंकि मैं को क्वेश्चन साथ साथ आपको पढ़ाना है, मैं बुक पे कर रहा हूँ, आप कॉपी पे सब कुछ लिखोगे। देखना टाइमलाइन बनाओ पहले, ईयर 0 ईयर 1, ठीक है, D0 D1, ऐसे ही मैंने आपको समझाया। अच्छा दोस्तों, आज का डिविडेंड कितना है, ₹1, ₹1 पर शेयर आज का डिविडेंड है। अब हमें गॉर्डन के लिए चाहिए 1 साल बाद का डिविडेंड, यानी कि इस दिन का डिविडेंड। क्वेश्चन ने कहीं बताया D1 कितना है, नहीं बताया, बट क्वेश्चन ने ग्रोथ रेट बता दी कि हर साल डिविडेंड 10% से ग्रो होता है। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन ने यहां बता दिया कि ड्यूरिंग दिस पीरियड
आपका ग्रोथ होगा 10%। तो जो डिविडेंड आज 1 रुपये है वो 1 साल बाद 10% से ग्रो कर जाएगा। बिल्कुल। तो D1 कितना आएगा, 1 प्लस 10% कर लो, यह है आपके पास 1.10। क्लियर है दोस्तों? ऐसे करके हमने D1 पहले फाइंड करना है। तो कोई भी गलती नहीं करेगा। अगर आपको D0 गिवन है डेटा में तो पहले हम D1 फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? D0 में ग्रोथ को ऐड करके D1 आपके पास आएगा। क्लियर है? चलो, चाहे तो यहां पे लिख लो D1 इज इक्वल टू D0 प्लस ग्रोथ। अभी आपको नया लग रहा है अगर आपने कभी नहीं पढ़ा पहले, बट जैसे ही आप सम सॉल्व करोगे ये चीज आपके लिए बहुत बेसिक हो जाएगी। चलो ठीक है, तो अब अपने पास D1 आ गया 1.10, CMP गिवन है 55, ठीक है, ग्रोथ हमें गिवन है 10%। चलो अब तो सिंपल कैलकुलेट करना है, कर लो। ये आ गया आपके पास 12%। चेक कर लो दोस्तों, आपका भी आंसर यही है। कैसे करना है? 1.1 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 100, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लोगे ताकि ये परसेंटेज टर्म्स में आ जाए। प्लस 10 किया, आपके पास 12% आंसर आ गया। क्लियर है? चलो इलस्ट्रेशन 9 भी हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो उसने जी दिया, इसमें तो क्वेश्चन ने डायरेक्टली बता दिया कि ठीक है हमारा ग्रोथ रेट 10% था, हमने वो चुपचाप ले लिया। बट अगर क्वेश्चन में ग्रोथ रेट ना गिवन हो तो दोस्तों कैसे करना है, तो ग्रोथ कैसे आएगा ये अभी हमें नहीं पता, तो इसको भी सीखेंगे। अच्छा, इसको छोड़ते हैं कल की क्लास के लिए। ये मैं आपको कल बताऊंगा कि ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो एक बार के लिए अभी इसको पेंडिंग छोड़ो, वरना बहुत कुछ आपके लिए आज नया हो जाएगा। तो जो भी अब हमने तक सीखा है अब तक उसको अच्छे से पढ़ो, एक बार पहले देखो कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है? जो जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा सब कुछ उसको देख के आओ, कॉन्सेप्ट्स को देख के आओ। ये जो इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स करी हैं इसको एक बार दोबारा से सॉल्व करके आओ। ठीक है, और आप क्या करोगे, अभी एक्सप्रेस नोट्स में जाओगे, वहाँ पे देखोगे कि हमने फॉर्मूलाज को कैसे समराइज किया हुआ है, उसको देखना शुरू करो। धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक और काम करोगे मेरा, अगर आप अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, तो अपना क्वेश्चन बैंक में जाओ। आपको क्वेश्चन बैंक मिला है तो इसमें चैप्टर नंबर 4 जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसके अंदर आ जाओ। मेन क्वेश्चंस पे सबसे पहले हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो जहाँ पे मेन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरी तरफ से आपको ये होमवर्क है, ट्राई करके आना कि आप ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके आओ, उसका होमवर्क लेके आओ। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया, बहुत ही बढ़िया, आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई तो कल क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाऊंगा, तब हम उसको देख लेंगे। बट एक बार आप ट्राई करके आओ, खुद से सॉल्व करना शुरू करो, तभी आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनेगा। गलतियां हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां करो, बट अभी आप ट्राई करोगे कि आंसर्स मत देखना, पहले बिना आंसर्स को देखे इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, इनका सॉल्यूशन निकालो, फिर चाहिए तो एक बार कंफर्म करने के लिए आंसर देख लेना। कल के क्लास में मैं आपको नए सिरे से ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तब आप देखना कि जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग थी क्या वैसे ही मैंने आपको सॉल्व करवाया। अगर कुछ कमी पेशी थी उसको सुधार लेंगे, वरना आपका कॉन्फिडेंस देखना कल कितना बूस्टअप हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल से ही आया। क्वेश्चन नंबर 2 एमटीपी का क्वेश्चन है, तो जो एमटीपी थी मार्च 22 की, उधर से क्वेश्चन आया है। एक बार इसको चाहिए तो सॉल्व करके आना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, फैमिली का भी ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर द टाइम गाइस, बाय बाय।